से स्टार्ट करना है ना? है कौन शुरू करेगा प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बारे में बता के? बताइए आप ही, अनुज भाई। बताते हैं। हाँ हाँ, हाँ। देखिए प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें स्ट्रेस पहले ही डेवलप करवा दिया जाता है, लोडिंग से पहले ही। ठीक है, तो द फॉर्म ऑफ कंक्रीट इन विच द कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरली डेवलप करवाया जाता है बिफोर अप्लाइंग द एक्सटर्नल लोड इज नोन एज प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, है कि पहले से जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप करवा दिया जाता है, वो जब बाद में जो एक्सटर्नल लोडिंग जो आता है उसको काउंटरैक्ट या काउंटर बैलेंस कर देता है, जो कि उसके सर्विस पीरियड में जो भी लोड आता है, ये जो जिसके सहायता से ये प्री स्ट्रेसिंग किया जाता है उसको टेंडेंस कहते हैं। टेंडेंस जो कि वायर का एक गुच्छा जो तार और टंगाता है ना, केबल लाइन वाला, वो ऐसा होता है, वो हो सकता है, या फिर स्टील वायर भी हो सकता है, या फिर अलॉय भी हो सकता है। ठीक है, ये कंक्रीट का जिधर टेंशन साइड होता है उधर ही जनरली लगाया जाता है। जनरली का उधर ही लगाना ही चाहिए, क्योंकि कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कम होता है, सॉरी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, इसलिए उसको टेंशन साइड में लगाते हैं। हाँ तो हो गया। सही तो है। हाँ और ये भी बता सकते थे कि फेलुअर जनरली टेंशन में होता है क्रैकिंग के कारण, तो हाँ, तो वो बोले ही कि यानी टेंशन में कम होता है तो फेलियर जनरली टेंशन में ही होगा पहले। हाँ। हाँ ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन में सही है। एक पॉइंट लगता और था कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट और ये मतलब ये जिसका ग्रेड ज्यादा हो, और हाँ, हाई यूज हाई होता है। टेंसाइल स्टील वायर का भी यूज करते हैं। हाँ, ये एक चलिए इसके बाद मिसिंग। सर का नोट्स में था कॉन्सेप्ट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, इसके हाँ, बारे में प्री बताइए। बताएं। देखिए, हाँ हाँ, हम एक एक टॉपिक सबको बोलना है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, जबकि टेंशन में बहुत ही कमजोर होता है, शायद 1/10 होता है ना। क्या? इस 1/10? हाँ हाँ हाँ, टेंशन 1/10। 1/10 होता है। हाँ ठीक है, तो इसीलिए हम लोग रीइंफोर्समेंट जो ऐड करते हैं वो टेंशन साइड में करते हैं। ठीक है, ये जो रीइंफोर्समेंट हम लोग करते हैं वो स्टील बार वो बॉटम साइड में यानी टेंशन साइड में करते हैं, और इसको मतलब काम भर स्ट्रेच कर देते हैं पहले से ही, जिससे इसमें पहले से ही कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाता है कि बाद में अगर इसको छोड़ेंगे ना तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब जब मान लीजिए पहले से ही पूरा खींच लिए उसको, और उसके बाद ऊपर से ये प्री स्ट्रेसिंग का बोल रहे हैं, हो सकता है प्री टेंशनिंग भी हो, पोस्ट टेंशनिंग भी हो, तो पहले खींच लेते हैं टेंडन को बहुत ज्यादा, फिर उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। फिर उस पर अगर प्री टेंशनिंग कर रहे हैं तो उस पर कंक्रीट कास्ट कर दिए, और उसको फिर जब क्योर कर दिए और जब मतलब वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लिया कंक्रीट, तो उसके बाद कट कर दिए टेंडन को, तो एंकर ये सबसे कस दिए उसको दोनों साइड से। तो हम देखते हैं कि ये जो रीइंफोर्समेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने की कोशिश करता है, और इसी कॉन्ट्रैक्शन के चलते कंक्रीट भी बेंड हो जाता है, हल्का सा बेंड होता है, तो उसमें भी कंप्रेसिव स्ट्रेस पहले से ही जनरेट हो जाता है। तो अगर मान लीजिए आप बाद में अगर लोडिंग होगा तो वो काउंटरैक्ट कर देगा। ठीक है, इसको पूरा एकदम पढ़ के बताएं अच्छा से। ये तो हो गया कि कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझने के लिए। जो आपका मन है वो कीजिए। ठीक है, हम पढ़ के बता देते हैं ऐसे। इन प्री स्ट्रेसिंग वी ऐड सम स्टील बार्स एट द बॉटम सेक्शन। हम लोग प्री स्ट्रेसिंग में स्टील बार बॉटम सेक्शन में यानी टेंशन साइड में लगाते हैं, और स्ट्रेच इट सो दैट इट कैन रेजिस्ट मोस्ट ऑफ द टेंशन एंड सेव कंक्रीट फ्रॉम क्रैकिंग। जानते हैं कि टेंशन में कमजोर होता है, तो इसको इतना भर स्ट्रेच कर देते हैं कि मतलब इसका शायद कितना परसेंट स्ट्रेच करते हैं, 60 to 75 to 80%। 80 70 to 80, हाँ 70 70 to to 80। 80। हाँ, 70 to 80% इसके अल्टीमेट स्ट्रेंथ के हिसाब से मतलब खींच देते हैं। उसके बाद ये जो खींचा जाता है ये अलोंग द एक्सिस, जो कंक्रीट के अलोंग द एक्सिस होता है, और फिर उसके बाद कंक्रीट को पोर किया जाता है। फिर उसके बाद आफ्टर दैट व्हेन द टेंडन्स आर रिलीज द कंप्रेशन इज जनरेटेड एट द बॉटम। ठीक है, which tries to counterbalance the compression due to loading at the top part of the beam। यानी कि जब हम लोग काट के छोड़ देते हैं, वही बोले पहले ही कि काट देते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, फिर बाद में जो ड्यूरिंग सर्विस पीरियड जो लोड आता है उसको काउंटर बैलेंस करने का कोशिश करता है। द अपवर्ड फोर्सेज along the length of the beam counteract the service loads applied to the member। यानी कि
जो अपवर्ड फोर्सेज जो मतलब लगाता है ये जब हम लोग देखते हैं कि कंप्रेशन के कारण जब बेंड होता है कंक्रीट तो कंप्रेशन साइड ऊपर में मतलब ऊपर की ओर कन्वेक्सिसिटी जनरेट हो जाती है, तो बाद में अगर लोड पड़ेगा तो वो सीधा होगा, पहले सीधा होगा उसके बाद फिर नीचे टेंशन टेंशन के कारण फेलियर होगा। तो इससे एक एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। प्री स्ट्रेसिंग रिमूव्स द डिजाइन लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल कंक्रीट। जाहिर सी बात है ये कन्वेंशनल कंक्रीट से ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, तभी तो इसका यूज कर रहे हैं हम लोग, इसके लिए पढ़ रहे हैं एडवांस कंक्रीटिंग मेथड के रूप में। एंड परमिट्स द बिल्डिंग रूफ्स फ्लोर्स ब्रिजेज एंड वॉल्स विथ लॉन्गर अनसपोर्टेड स्पैन, यानी कैंटिलीवर पार्ट अगर हम बढ़ा भी दें तो मतलब कन्वेंशनल बीम से ज्यादा इफेक्टिवली लोड बियर करता है अगर अनसपोर्टेड स्पैन की बात किया जाए तो। Because of this ability, pre-stressed concrete is used in a school auditorium। इसका स्कूल ऑडिटोरियम में यूज किया जाता है, शॉपिंग सेंटर में यूज किया जाता है, फिर जिम्नाजियम में, पार्किंग गैराजेज एंड कैफेटेरियाज में, ठीक है। इट इज नाउ कॉमनली यूज फॉर फ्लोर बीम में, फिर पाइल और रेलवे स्लीपर में। ज्यादातर इसका तो हम यूज रेलवे स्लीपर में ही देखे हैं कि मतलब लोड बियर करता है, और रनवे पर भी किया जाता है ना, और स्ट्रक्चर सच एज टैंक्स एंड हाँ हाँ रनवेज। ठीक है। हाँ ठीक है। ये तो फिगर है, ये तो प्रेजेंट करने के बाद ही होगा। हो गया, इतना ही था। हाँ ठीक है, कैफेटेरिया मतलब ये रेस्टोरेंट होता है, हम देखे थे गूगल पे। हाँ हाँ हाँ। ऐसे एक अमंग अस गेम है ना, तो उसमें कैफेटेरिया होता है, तो उसमें मतलब रेस्टोरेंट टाइप ही होता है, तो उसी से कोरिलेट किए थे। हम्म, चलो अच्छा। तो ठीक है, तो हम ग्रेड्स के बारे में बताते हैं, ठीक ना। ग्रेड्स और केबल कैसा होता है वो। तो हाँ सर का नोट्स में भी लिखा हुआ है कि मैक्सिमम ग्रेड जो है ना कंक्रीट, वो M60 का यूज करते हैं, जिसका 60 मेगापास्कल होगा स्ट्रेंथ। और मिनिमम ग्रेड जो यूज करना है प्री स्टेज के लिए, तो पोस्ट और प्री दोनों के लिए बताते हैं। पोस्ट में जैसे कि 4 डिजिट हुआ ना, पोस्ट में तो M30 का यूज करेंगे। और प्री में 3 डिजिट है तो M40 यूज करते हैं, मतलब उल्टा है। चार ये अंक का मतलब कि 4 लेटर का हुआ तो M30 यूज कर रहे हैं, और 3 का है तो M40 यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखने वाला चीज है। अब बात आता है कि हाई ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट की यूज कर रहे हैं प्री स्ट्रेस में। तो इसका कारण ये है, थोड़ा सा अच्छा कारण है। देखिए, लार्ज प्री स्ट्रेस फोर्सेज आर अप्लाइड टू द मेंबर्स बाय द टेंडेंस। टेंडेंस के कारण तो बहुत ज्यादा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ड्यू टू विच हाई स्ट्रेसेज आर डेवलप टू द एंड्स ऑफ एंकरिंग डिवाइसेज। तो एंकरिंग डिवाइसेज जो एंड में फिक्स करते हैं ना, है उस पर भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसेज आता है। ये बात ध्यान देने लायक, ठीक है। तो एंकरेज आर जनरली डिजाइन टू द मींट फॉर यूज ओनली फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वर्क। और एंकरेज पे ज्यादा स्ट्रेंथ ये स्ट्रेस आएगा, तो एंकरेज का डिजाइन ही हम लोग वहां करते हैं जहां हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट वर्क हो, तभी वो ले ही पाएगा। नहीं तो फिर एंकरेज का ही इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि एंकरेज धंस जाएगा, या तो बहुत लो ग्रेड का यूज करेंगे तो, या क्रैकिंग डेवलप करवा देगा, ठीक है। तो इसलिए हाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। और बता रहे हैं, एक ब्रस्टिंग स्ट्रेस होता है, ठीक है, विच आर लियाबल एट द एंड ऑफ बीम, जो कि बताया कि बीम पे, ये बीम के एंड पे ही जनरली होता है एंकरेज के कारण। तो लो स्ट्रेंथ कंक्रीट उसको अच्छा से नहीं ये रेसिस्ट कर पाएगा, इसलिए हाई ग्रेड ऑफ ये चाहिए कंक्रीट। फिर होता है कि व्हेन स्ट्रेसेस ट्रांसफर टू कंक्रीट हैज टू टेक प्लेस बाय बॉन्ड एक्शन। जो भी स्ट्रेस जो कंक्रीट ट्रांसफर करता है वो बॉन्ड एक्शन के कारण करता है। बॉन्ड एक्शन कहने का मतलब हुआ ना कि जो कोई भी फ्लेक्सुरल ये स्ट्रेस आ रहा है बीम पे, तो वो क्या करता है ना कि क्रॉस सेक्शन उसका जो हुआ ना ये कंक्रीट का, वो टेंडेंस को ट्रांसफर करता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड एक्शन। तो बॉन्ड एक्शन के कारण ये ट्रांसफर हो रहा है स्ट्रेस। तो हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए होगा हम लोग को, कंक्रीट में रहना चाहिए। जो कि हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ कौन दे पाएगा, हाई कंक्रीट ही दे पाएगा। हाई ग्रेड ऑफ स्ट्रेंथ ये रहेगा तभी, तो इसलिए हाई ग्रेड का यूज करते हैं। फिर है कि श्रिंकेज क्रैक जो होता ना है, वो वेरी ले मतलब कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इतना डेंस होता है कि उसमें श्रिंकेज बहुत कम होता है। तो इसलिए भी यूज करते हैं, क्योंकि श्रिंकेज क्रैक और ये क्रीप दो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है इसमें, प्री स्ट्रेसिंग में। तो श्रिंकेज क्रैक से बचने के लिए भी। फिर है कि ड्यू टू हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो उसका हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होगा। अच्छा, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का नहीं मतलब कंक्रीट में हाई होगा। लास्ट पॉइंट सर ही का नहीं लिखा हुआ है मन, ड्यू टू हाई मॉडुलस नहीं। ऑफ इलास्टिसिटी, तब ये तुम लिखे हो। तो मॉडुलस ऑफ देखिए, इलास्टिसिटी, हाँ बताओ ना, इसको नहीं समझ पा रहे हैं हम इसको। इसकी क्या होता है? 5000 रूट एफ सी के। हाँ होता है।
तो जितना ज्यादा ग्रेड कंक्रीट रखिएगा उतना ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। वही बात है अच्छा, तो जो क्रीप से बचाता है ये। बताओ बताओ। वो एक फॉर्मूला था, आगे चल के पढ़ना था कि क्रीप जो होता है मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाई एक नीचे में रेशियो होता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्रीप का स्ट्रेस मतलब स्ट्रेंथ होगा क्रीप के अगेंस्ट। चलो ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि द इलास्टिक एंड क्रीप स्ट्रेंथ आर वेरी स्मॉल रिजल्टिंग इन अ स्मॉलर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील रिइंफोर्समेंट। यानी कि अगर हाई स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट का यूज करेंगे ना तो उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होगा। इसके कारण क्रीप जो है ना वो बहुत कम जनरेट होगा, और ये स्मॉलर लॉस नहीं दे पाएगा प्री स्ट्रेस को, क्योंकि जब क्रीप ही नहीं हो पा रहा है तो प्री स्ट्रेस को लॉस भी नहीं कर पाएगा। बता चुके हैं कि श्रिंकेज और क्रीप ही ज्यादा लॉस करता है इसको। ठीक है, ये था कि हम लोग हाई ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में तो बता दिए कि क्या क्या यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं वो भी बता दिए। अब है केबल के बारे में। केबल जो है प्री स्ट्रेसिंग केबल, उसको भी रखते हैं, जिसको टेंडन्स बोलते हैं। तो हाई टेंसाइल स्टील वायर यूज इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट आर कॉल्ड टेंडन। ये तो पता ही है। अब आता है कि हाई टेंसाइल स्टील जो है वो क्यों यूज करते हैं, माइल्ड स्टील क्यों नहीं यूज करते हैं। तो इसका कारण है, थोड़ा सा एनालिटिकल है। माइल्ड स्टील का ये आरसीसी के हिसाब ऑर्डिनरी रिइंफोर्स्ड कंक्रीट का हाई ये यील्ड पॉइंट कितना होता है, 200 मेगापास्कल से 300 मेगापास्कल। ये माइल्ड का बात कर रहे हैं, और एच वाई एच डी सब का बात नहीं कर रहे हैं। तो माइल्ड का 200 मेगापास्कल से 300 मेगापास्कल होता है। तो इस केस में क्या होता है ना है कि इन सच स्टील, जब उसको स्ट्रेस सिर्फ हम लोग 200 मतलब मेगापास्कल का देंगे ना उसमें, मतलब टेंशनिंग उतना ही करेंगे, तो उसमें क्रीप और श्रिंकेज कंक्रीट के कारण क्या होगा ना कि बहुत ही कम हम लोग के पास नेट इफेक्टिव स्ट्रेस बच पाएगा। और प्री स्ट्रेसिंग में बहुत ज़्यादा हम लोग को ये स्ट्रेस करना पड़ता है। तो डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिज़ाइन करने के लिए सारे जो लॉस हो रहा है ना प्री स्ट्रेस के कारण, जैसे कि हो गया श्रिंकेज हो गया, और श्रिंकेज और क्रीप, तो इससे बचने के लिए हम लोग को 200 मेगापास्कल का यूज हो जाता है। यानी कि यही लॉस जो है ना, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट और क्रीप ऑफ कंक्रीट, इसी का लॉस ही कैलकुलेट करने पे, एस्टिमेट करने पे 200 आ जाता है। तो जिसका ये यील्ड पॉइंट अगर 200 मेगा पास्कल है, जिसका माइल्ड माइल्ड स्टील का होता है, तो उसको तो यूज ही नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि लॉस ही उतना हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं हाई टेंसाइल स्टील, जिसका जनरली मतलब कि 2100 मेगा पास्कल तक होता है। और अगर मान लीजिए कि इनिशियली उसको स्ट्रेस कर रहे हैं 1000 मेगा पास्कल का, 1000 मेगा पास्कल का, और लॉस को अगर ये कर दे तो भी हम लोग के पास क्या बचेगा, लार्ज स्ट्रेस बचेगा इन्फोर्समेंट के लिए, जो कि सारे डिडक्शन यानी लॉस को हटा दिया जाए तो हम लोग को इफेक्टिव होगा उतना। इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, और लिखा हुआ है कि द स्टील यूज फॉर प्री स्ट्रेसिंग द कंक्रीट सेल हैव वन ऑफ द फ्लोइंग, मतलब इनमें से फ्लोइंग हो जाता है। अरे यार, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो भी कंक्रीट यूज जो भी स्टील यूज करेंगे उसका स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए। अरे आवाज नहीं आ रहा है, रुक गया। सूत गए काजी। वही लग रहा है। तू बोलो। अरे सोए नहीं है यार, कॉल आ गया था पापा का, वीडियो कॉल कर दिए थे, समझ ही रहे अच्छा। हो, मम्मी से बात करवाने के लिए। तो वही बोल दिए कि चलो नोटिस तुम पहुंचा दें घर में। तो देखो ये अथी दिया हुआ है ना, नॉमिनल फाई का जो वायर हुआ ना और अल्टीमेट स्ट्रेंथ, उसके बीच में एक रिलेशन है जो कि कोड दिया है। man तुम ही तो ये वाला लिखे हो। कौन वाला? कोड ये जो है 8, जैसे कि बता रहे हैं फिर से देखो। हार्ड ड्रॉन स्टील जो यूज करते हैं ना हम लोग, उसका डाया रेंज करता है 1.5 mm से 8 mm तक। ठीक है, जिसका हाई टेंसाइल होगा और अदर प्रॉपर्टीज भी होगा, जो कि क्लॉज एक क्लॉज में दिया हुआ है। तो क्लॉज यही ना नीचे बनाए हो। हाँ वही है। हाँ तो ठीक है। तो मतलब कहने मतलब कि हार्ड ड्रॉन स्टील वायर अगर यूज कर रहे हैं ना तो उसका बता देते हैं। अगर नॉमिनल फाई मतलब नॉमिनल डाया उसका है mm में 8 mm है,
तो 1400 उसका होना चाहिए मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में, 1400 मेगा पास्कल। तो ज्यादा हो सकता है तो चलेगा। और 7 है तो 1500 मेगा पास्कल होना चाहिए। 5 mm अगर डाया है तो 1600। 4 mm का है तो मिनिमम सब बता रहे हैं 1750, और 3 का है तो 1900 मेगा पास्कल, इतना होना चाहिए। ठीक है। और प्रूफ स्ट्रेस जो FY होता है वो 80% से कम नहीं होना चाहिए मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ का प्रूफ स्ट्रेस। ठीक है, ये याद रखने वाला है 80%। और इलोंगेशन जो है ना, इलोंगेशन एट रप्चर, यानी जब फेल करेगा तो उस टाइम जो इलोंगेशन होगा वो 2% से कम नहीं होना चाहिए। 2% से ज्यादा होगा तो चलेगा, क्योंकि 2% से ज्यादा होगा तब हम लोग को सफिशियंट वार्निंग मिल जाएगा। यही ना बोलना चाह रहा है मन? हाँ हाँ, यही बोलना चाह रहा है। अच्छा, गेज लेंथ बोल रहा है कि ये 2% तो होगा, लेकिन ओवर है गेज लेंथ ऑफ 200 mm। 200 mm तक वो खींचा जाना चाहिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर तक खींचा जाएगा तो मतलब कि सफिशियंट वार्निंग हम लोग को मिल जाएगा। ऐसे भी सोचो ना, बहुत बड़ा स्पैन है तो 200 यानी कि 20 सेंटीमीटर तक खिंचाएगा तब ना पता चलेगा कि बेंडिंग हुआ। अगर स्पैन बड़ा है तो अगर थोड़ा सा ये हो रहा है, क्या बोलते हैं उसको यार, डिफ्लेक्शन, तो पता ही नहीं चलेगा, रह जाएगा ऐसा ही। तो फिर है कि हाई टेंसाइल एलॉय स्टूड है मिनिमम टेंसाइल। देखो ऊपर तो बता रहे थे कि 2100 मेगा पास्कल तक भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम अगर चाहिए हम लोग को तो 950 मेगा पास्कल वाला चाहिए। इससे मिनिमम यूज नहीं करते हम लोग, कोड बताया ये सब बात। फिर है कि कौन कौन सा स्टील यूज करते हैं प्री स्ट्रेसिंग के लिए। तो कोड का नाम तो हमको नहीं याद हुआ है, लेकिन कुछ कुछ याद करने का सोच रहे हैं। जैसे कि प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील है, जो कि हम लोग को IS 750, ये 85 पार्ट 1 1966, और 785 पार्ट 2 1967 में दिया हुआ है। कोल्ड ड्रॉन इंटेंडेड वायर यूज होता है। फिर है हाई टेंसाइल स्टील बार, जो कि IS 2090 1962 में दिया हुआ है। फिर एक होता है अनकोटेड स्ट्रेस रिवील्ड स्ट्रैंड। स्ट्रैंड कहने का मतलब हुआ ना कि सारे छोटा छोटा पतला पतला वायर्स को मिला करके एक गुच्छा बना दिया, उसको बोल रहे हैं। तो वो दिया हुआ है IS 6006 1970 में। ये प्लेन हार्ड ड्रॉन स्टील वाला के लिए ट्रिक है। स्टैंड और टेंडन में क्या अंतर है? स्ट्रैंड और टेंडन में दोनों तो एक ही चीज हमको लग रहा है। किसी को डिफरेंस याद है तो नहीं, क्या? नहीं अलग। टेंडेंस सकता है, मतलब किसी भी तरह का टेंडन्स में वायर। बहुत सारे स्टैंड होता है। अच्छा, एक स्ट्रैंड में मतलब कि हो गया 4-5 गो वायर या उससे ज्यादा, और सारे 2 3 या स्ट्रैंड्स को 7 मिला देंगे वायर। तो क्या 7? हाँ 7 शायद। 2 3 या 7 वायर होता है उसको स्टैंड बोलते हैं, और जब वो सब हाँ। मतलब ग्रुप जो होता है स्टैंड का उसको हम लोग हम्म, टेंडन। अच्छा, सारे ग्रुप को मिला देंगे तो टेंडेंस बन जाएगा। ठीक है, सबसे और ठीक शायद 55 स्टैंड होता है। टोटल 55 स्टैंड होता है एक टेंडन में। शायद गूगल से देखे थे। तो ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? 55 ज्यादा लग रहा है थोड़ा। पता हो नहीं, सकता लिखा है। हुआ 1 टेंडन कंसिस्ट ऑफ 55 स्टैंड्स। ओ हाँ, ठीक है, वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा हम लोग टेंडन चाहते हैं। अच्छा, इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज फॉर प्री स्ट्रेसिंग, इसको बताइए। सुनिए ना, पहले ट्रिक एक है। IS 785 पार्ट 1 वाला है ना। हाँ हाँ। देखिए IS 785 पार्ट 1 1966, ठीक है। ये वाला अगर याद कर लीजिएगा ना, तो अगला वाला में IS 785 तो IS 1785 एक पहले आ गया तो एक उसमें जुटेगा, यानी 785 से 1785, 1966 से 1967। बिल्कुल सही बात है। ये बस। ट्रिक और है, ठीक है, अच्छा ट्रिक था। याद रहा तो अच्छी बात है। बताओ, कोई बताओ, अमन या करण, तुम लोग में से इक्विपमेंट्स के बारे में बताओ। यार बताओ ना यार, कथा खाली सुनाया का? हाँ, कथा सुन के अरे सुनाओ ना यार, क्या है लगे बोल। बताओ, करण बताओ यार। अब नोट्स पूरा पढ़ेंगे तब ना यार। ठीक है, बोलो ना, कोई हम और सुन। बताइए। हम पढ़े नहीं है, अभी पढ़ ही रहे हैं। अच्छी बात है। बोलो यार बताओ, तुम। गर्ल्स में बताइए कोई। वाह यार मुन्ना, 2 दिन का टाइम मिला था। अरे आप ही बोलो ना। हाँ, हम आप बोलते हैं। अच्छा सच में। बताएंगे आगे। बताओ ना यार, सिंपल हम सिंपल बोल चीज हम अच्छी बोलते लगती हैं है। जी, नहीं बता रहे हैं तो हम बोलते हैं। हाँ बताइए। चलिए, बहुत सारा इक्विपमेंट यूज किया जाता है प्री स्ट्रेसिंग के टाइम। पहला कास्टिंग वेड, इसी पर कंक्रीट का उनको कास्टिंग किया जाता है। ज्यादा शॉर्ट में बोलेंगे तो बोल दीजिएगा, या फिर पॉइंट ऐड करना होगा तो ऐड कर दीजिएगा। हाँ कास्टिंग बेड ठीक है, ऐड कर पॉइंट हम समझ रहे हैं।
कास्टिंग बेड सिंपल है, कास्टिंग बेड पर कास्ट किया जाता है कंक्रीट को, फिर माउल्ड होता है या फिर शटरिंग, इसी के द्वारा डिजायर्ड शेप दिया जाता है कंक्रीट को। फिर डक्ट्स, डक्ट्स मतलब जो होल, ये जनरली पोस्ट टेंशनिंग के लिए यूज किया जाता है। पोस्ट टेंशनिंग में जो जिसमें डक्ट्स मतलब होल्स होता है जनरली, इसी में टेंडन्स को डाल दिया जाता है, फिर पोस्ट टेंशनिंग किया जाता है। फिर एंकरिंग डिवाइसेस, एंकरिंग डिवाइसेस जो कि यूज किया जाता है एंकरिंग के लिए, उसी को एंकरिंग डिवाइस बोलते हैं। एक इंड पे एंकरिंग डिवाइस लगाया जाता है प्री टेंशनिंग के टाइम, और एक इंड पे जैक लगाया जाता है। दोनों टाइम यही किया जाता है, ठीक है। फिर होता है जैक। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था मेरे पास, दे आर फिक्स्ड नॉट मूवेबल, यानी एंकरिंग डिवाइस जनरली फिक्स होता है, मूवेबल नहीं होता है, जबकि जैक्स होता है जो मूवेबल होता है। जैक्स आर द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एट द अनदर एंड ऑफ द स्टील फॉर टेंसिंग पर्पस। एक एंड पे एंकरिंग डिवाइस कर दिया है, दूसरे एंड पर खींचने के लिए कि कितना हम खींचे हैं, इसी के लिए जैक यूज किया जाता है। कपलर क्या होता है जी? कपलर हम नहीं लिख पाए हैं कुछ कपलर के बारे में। अरे उस समझो एंकरेज से रिलेटेड है, हम भी नहीं लिखे कहीं पे। हाँ, कपलर बताओ बस किरण, नहीं। को पता है कपलर? कपल पैदा करने के लिए होता है वो। बताओ, मतलब ऑप्शनल है तो नेट ऐसे ही उसको। नेट पे तो बता रहा है कि एक रॉड है जो कि दो रोटेटिंग पार्ट्स के बीच में अच्छा ठीक है, भेज देना स्क्रीनशॉट लेके चलिए, अगर हुआ तो। अगला है ग्राउटिंग इक्विपमेंट। ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, ये ग्राउटिंग इक्विपमेंट तभी ना यूज किया जाता है जब डक्ट्स या होल्स के अंदर अगर मान लीजिए कुछ खाली जगह बचा पोस्ट टेंसिंग के बाद, तो उसी के अंदर कंक्रीट भरने के लिए। बिल्कुल, और खाली जगह बचेगा ही तो हम लोग उसमें हाँ, पोस्ट में ग्राउटिंग। करना ही करना है ग्राउटिंग का यूज। हाँ, बस इतना ही है। अच्छा ठीक है। हाँ, अगला है मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। कोई बोलना चाहेंगे तो बोलिए, नहीं तो हम बोलते हैं, हमरा आज बड़ी मजा आ रहा है बोलने में। अरे अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा हुआ है। और क्या है? मेथड से पहले है ना। और क्या है? मेथड पढ़ना था हम लोग को। क्या प्री टेंसिंग पोस्ट टेंसिंग पढ़ना है ना? मेथड पढ़ना है यार। मेथड प्री अच्छा एक्सप्रेसिंग का ठीक। मेथड भी होता हाँ पढ़ना है नहीं। पढ़ना है नहीं। अच्छा हम बोल रहे हैं है। ठीक ना। म्यूट कर दो। देखो टेंशनिंग apparatus, जैसा कि बताया जनरली ये सब तो 7 गो नाम बताया ना, 7 गो ना, हाँ 7 गो नाम है। तो उसमें से सारा यूज नहीं करते हैं, जनरली यूज करते हैं हम लोग टेंशनिंग apparatus। एक यूज करते हैं टेम्पररी ग्रिपिंग डिवाइस होता है जो ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए होता है। फिर होता है रिलीजिंग डिवाइस एक होता है, और एक एंकरेज। ये 4 जनरली मतलब कि दोनों में होता है, पोस्ट प्री दोनों में होगा। और जो बताया कपलर्स ग्राउटिंग ये सब वो तब पोस्ट में यूज होता है जनरली। तो टेंशनिंग apparatus में बता रहे हैं कि एक दिस क्लाउज यानी टेंशनिंग apparatus जो क्लाउज हुआ वो प्री टेंशन और पोस्ट टेंशन दोनों में यूज होगा, ठीक है। क्लाउज नहीं है एक्चुअली में, तो टर्म है। टेंशनिंग apparatus टर्म नहीं है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है। वो प्री और पोस्ट दोनों में यूज होगा, ठीक है। ये जो मेथड हुआ, और अगर मेंशन है तो यूज करना ही है। फिर ये लिखा हुआ है, फिर प्री स्ट्रेसिंग स्टील में भी टेंशन बाय मींस ऑफ लीवर्स। जो प्री स्ट्रेसिंग करते हैं स्टील में तो वो लीवर, स्क्रू जैक्स, हाइड्रोलिक जैक्स, और कोई भी मैकेनिकल apparatus यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि कौन बताए थे यार, हाइड्रोलिक्स पढ़ाते थे या सर्वे पढ़ाते थे, उनका क्या नाम है यार, भूल रहे हैं नाम उनका, एटीसी में। अमर जी। हाँ है। अमर सर। अमर सर बोले थे कि क्रेन से भी खींचते हैं, याद आ रहा है? हमने चलो के नहीं याद आ रहा, हमने याद का तो दिलवा दो। बस यही रहता हाँ वो क्रेन से खींचते थे, ठीक है। तो मतलब वैसा वो बताए थे। तो आईएएस कोड सजेस्ट हम लोग करता है ना कि खींचने वाला काम हम लोग हाइड्रोलिक या किसी भी मैकेनिकल जैक से भी कर सकते हैं, जो कि शायद ऑटोमेटिक चलना चाहिए। नहीं, ये मैकेनिकल जैक से फिर भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, क्योंकि नजदीक नजदीक तो कुछ रहता नहीं है जहाँ टेंशनिंग का काम होता है, पर्सनल लोग नहीं रहते हैं। फिर है कि द टाइप ऑफ टेंशनिंग apparatus shall be such that, यही खाने से खांसी हो गया, सच दैट कंट्रोल फोर्स आर अप्लाइड। अब देखो ये टेंशनिंग apparatus इस तरीके का होना चाहिए जो कि कंट्रोल फोर्स अप्लाई करे। ऐसा ना हो कि सडन अप्लाई करना शुरू कर दे, या ग्रेजुअली नहीं करे, तब तो दिक्कत हो सकता है, टूटने का ज्यादा स्ट्रेन जनरेट करवा सकता है। फिर है कि टेंशनिंग apparatus shall नॉट इंड्यूस डेंजरस सेकेंडरी स्ट्रेसेस। देखो एक सेकेंडरी स्ट्रेसेस कहने का मतलब हुआ ना, जो प्राइमरी स्ट्रेस तो ठीक है, तुम्हारा टेंशनिंग apparatus लगा रहा है, सेकेंडरी स्ट्रेस आ जाएगा, टॉर्जनल इफेक्ट के कारण आ सकता है स्टील में,
या कंक्रीट, या समझो ना कि फ्रिक्शन वगैरह के कारण भी आ सकता है। अगर पोस्ट का बात कर रहे हैं तो ये सब सेकेंडरी है, तो वो सब जनरेट नहीं करना चाहिए। यानी कि बिल्कुल जहाँ पे फिक्स किया हो जैक में, तो उसके सेंटर से ही खिंचाना चाहिए। सेंट्रिसिटी सब डेवलप होगा तभी ना ऐसा केस आएगा। तो ये सब है और क्या। फिर है कि एंकरेज जो प्रोवाइड कर रहे हो, वो टेम्पररी ग्रिपिंग ऑफ वायर बार्स ऑफ टेंसिंग apparatus shall be secured such that no damage to the wire bar। देखो जो एंकरेज एंकरेज क्या करता है, पकड़ के ही ना रखता है, ग्रिप करके रखता है, ठीक है। तो वो क्या करना चाहिए ना कि डैमेज, यानी वायर को डैमेज नहीं देना चाहिए, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल वायर को सेफ रखना चाहिए। ग्रिप तो करेगा लेकिन वायर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा एंकरेज का यूज कर दे रहे हैं जो कि वायर को ही एक तरह से डिप्रेस कर दिया, यानी कि थोड़ा खड्डा टाइप का बना दिया, तो वायर को वहां मोड़ देगा। वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर है ना इसमें कि ईरर, यानी कि टेंशनिंग एपरेटस का एलोवेबल ईरर जो है वो 5% है। यानी ईरर जो होगा वो 5%, जैसे कि रीडिंग लेते हैं ना हम लोग कि कितना फोर्स जनरेट किया, तो वही बता रहा है कि 5% से ज्यादा ईरर नहीं देना चाहिए वो टेंशनिंग एपरेटस जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान देने लायक है। फिर है सेकंड में बताए थे टेम्पररी ग्रिपिंग डिवाइस। ग्रिपिंग डिवाइस वही जो ग्रिप करके रख रहा है। तो प्री स्ट्रेसिंग टेंडेंस में भी ग्रिप्ड बाय वेजेस, तो वेजेस के द्वारा ही हम लोग जनरली ये ग्रिप करते हैं। या एक योक्स होता है, सबको देख लेना मीनिंग YOK, ये इसका क्या होता है। फिर एक डबल कोन भी होता है, डबल कोन शेप का होता होगा ग्रिप करने वाला। ये सबसे ग्रिप देते हैं हम लोग, ठीक है। ग्रिपिंग डिवाइस में ये सब आएगा। फिर है ना कि द प्री स्ट्रेसिंग वायर में भी ग्रिप्ड सिंगल और इन ग्रुप। अब अलग अलग, यानी कहने का मतलब है कि ग्रिप करना है हम लोग को, तो या तो स्ट्रैंड को ही हम लोग ग्रिप कर लें, अलग अलग स्ट्रैंड को, और खींचें उसको, या फिर हम लोग पूरा का पूरा टेंडेंस को ही ग्रिप कर लें, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं। फिर है ग्रिपिंग डिवाइसेस शैल बी सच दैट इन अ टेंसाइल टेस्ट द वायर और वायर फिक्स्ड बाय देम। साफ साफ कहने का मतलब ये है कि ग्रिपिंग डिवाइस का इतना कम से कम स्ट्रेंथ होना चाहिए कि तार से पहले वो ग्रिप स्ट्रेंथ, ये ग्रिपिंग डिवाइस फेल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि तार को खींचते खींचते हमारा ग्रिपिंग डिवाइस ही फेल कर जाए। नहीं, तार फेल कर जाए तो कर जाए, लेकिन ग्रिपिंग डिवाइस फेल नहीं करना चाहिए। ग्रिपिंग डिवाइस फेल करेगा तो वो डेंजरस होगा, ठीक है। तो टेस्ट हम लोग कर लेते हैं पहले ही उसके फेल्यूर का। अब एक है रिलीजिंग डिवाइस। चूंकि ग्रिप वगैरह कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, तो हम लोग को रिलीजिंग डिवाइस साफ साफ समझो कि वायर को कट कर रहे हैं, ठीक है। द रिलीजिंग डिवाइस shall be so designed that during the period between tensioning and release, ठीक है, टेंशनिंग किए और रिलीज किए, द टेंशन इन प्री स्ट्रेसिंग एलिमेंट इज फुल्ली मेंटेन्ड। अब ऐसा ना हो कि हम लोग जैसे कि कभी कभी क्यूरिंग करते करते कितना दिन हो जाता है, 28 दिन तक भी हम लोग को ये टेम्पररी ग्रिपिंग डिवाइस को लगाना पड़ सकता है। तो रिलीजिंग डिवाइस का इतना कम से कम कैपेसिटी होना चाहिए कि मेंटेन करके रखे, यानी कि जितना उसको स्ट्रेस पे हम लोग कसे थे या जो भी किए थे वो मेंटेन करके रखे, ठीक है। द डिवाइस shall enable the transfer of pre-stress to carry out gradually and so avoid large differences of tension and wire। अब इसमें लिखा हुआ ना है कि ट्रांसफर ऑफ जो ये होता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली होना चाहिए। इसको बताओ तो करें थोड़ा सा, तुम पढ़ के, तुम्हारा ही नोट से है ये। हो The गया क्या? device shall enable the transfer of pre-stress to be carried out gradually so as to avoid large stresses between wires in attendance, severe eccentricities of pre-stress or the sudden application of stress to the concrete। देखिए, कहा ये रहा ना कि जो डिवाइस है वो जो प्री स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है उसका ट्रांसफर ग्रेजुअली करे। ऐसा नहीं है कि अच्छा। एक ही बार कर दे तो इसेंट्रिसिटी कभी डेवलप हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो हमारा तो कंक्रीट फेल हो जाएगा। हम्म, हो सकता है फिर। यही और क्या। ठीक है, एंकरेज के बारे में तो पता है कि एंकरेज जो है कि वो एंड पे लगाया जाता है ताकि वायर जो है और अंदर की ओर न खींचा जाए फ्यूचर में, ठीक है। द एंकरेज में कंसिस्ट ऑफ एनी डिवाइसेस। एंकरेज किसी भी तरह का डिवाइस हो सकता है जो कि क्या करे, पेटेंट यानी रोके, या अदरवाइज है ना कि कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट लेड डाउन अंडर फ्लोइंग क्लॉजेज। फ्लोइंग क्लॉज यानी 5 क्लॉज लिखे हैं, उसको ध्यान में रखने लायक है। एंकरेज डिवाइसेस शैल बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग विदाउट मोर देन नॉमिनल स्लिप। यानी कि स्लिप अगर होता भी है तो कोड में मेंशन है नॉमिनल स्लिप, उससे ज्यादा जो है एंकरेज डिवाइस स्लिप नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्री स्ट्रेसिंग टेंडन सब्जेक्टेड टू लोड मिडवे, यानी कि जो स्लीपेज है वो हमारा किसके किसके बीच में होना चाहिए, जो लोड सब्जेक्ट होना है वो, और इनिशियल जो प्री स्ट्रेसिंग किए थे ना उसके बीच का होना चाहिए, ठीक है, या अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बीच का होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ही रहेगा तभी ना सेफ रहेगा। मान लीजिए कि स्लिप हम लोग जो लोड जितना मिडवे में आना है
उससे ज़्यादा ही अगर स्लिप हो तब तो ढीला हो जाएगा वायर ही, तब तो कोई फायदा है ही नहीं उसको प्रोवाइड करने का। इसलिए बोल रहा है कि जो लोड सब्जेक्ट होना है ना टेंडेंस पे, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है, जो इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग दिए थे उस टाइम का, उसके बीच में रहेगा तो हम लोग का सेफ कंडीशन में रहेगा। ठीक है, यानी नॉमिनल स्लिप को ही अलाउ करना चाहिए। फिर है द प्री स्ट्रेसिंग डिवाइस शैल बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू रेसिस्ट इन ऑल रिस्पेक्ट अ फोर्स इक्वल टू एटलीस्ट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग टेंडन इन एंकरेज। कहने का मतलब इसका क्या हुआ कि इतना कम से कम स्ट्रांग होना चाहिए ताकि वो सारे फोर्स को रेसिस्ट कर सके। ठीक है, बिना ब्रेकिंग स्ट्रेंथ तक पहुंचे। ठीक है, द एंकरेज सेल ट्रांसफर इफेक्टिवली एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज इवनली पॉसिबल, यानी जो भी फोर्स ट्रांसफर कर रहा है एंकरेज, वो हम ये मतलब कि इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एंड के क्रॉस सेक्शन पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट करेगा सारा डायरेक्शन में, तब ना प्रेशर कम लगेगा। नहीं तो अगर एक ही पॉइंट पे लगेगा तब तो क्रैकिंग वगैरह भी करवा सकता है ये एंड पॉइंट का, और फिर हमारा फेल कर जाएगा क्रैकिंग हो गया तो। और साथ ही साथ बोल रहा है ना कि इस तरीके का हमारा ये होना चाहिए एंकरेज डिवाइस, जो कि क्या करे ना कि ये कंक्रीट में लोकल स्ट्रेस ना जनरेट करवा दे। यानी कि एक तो हमारा टेंडेंस के कारण स्ट्रेस आ रहा है, और एंकरेज वो स्ट्रेस को ट्रांसफर कर रहा है, और लोकल कहने का मतलब हुआ कि इधर उधर से वो सब ना आ जाए एंकरेज के कारण। जैसा तुम ही ने करण बताया था कि तुम कहीं पे देखे हो कि धंस गया है एंकरेज ही अंदर में एंड पॉइंट पे। लोकल स्ट्रेस कहने का मतलब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे या फिर मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेस डेवलप हाँ करते हाँ हाँ हाँ, मतलब एक पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, द एंकरेज शैल बी सेफ एंड सिक्योर अगेंस्ट बोथ डायनेमिक एंड स्टैटिक लोड। ठीक है, यानी लाइव और डेड दोनों लोड जो आ रहा है उससे ये सेफ होना चाहिए ये ना बोल रहा है। और इम्पैक्ट भी आ रहा है तो उससे भी सेफ होना चाहिए एंकरेज, ये नहीं कि एंकरेज ही टूट टूट गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर द एंकरेज सेल है प्रोविजन फॉर इंट्रोडक्शन एंड सुटेबल प्रोटेक्टिव मीडियम सच एज सीमेंट ग्राउट। अब एंकरेज जब कर रहे हैं तो सीमेंट ग्राउटिंग वगैरह का यूज कर देंगे हम लोग, जो डक्ट्स वगैरह बचा हुआ है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग स्टेल अनलेस अल्टरनेट अरेंजमेंट आर मेड। इसको क्लियर कट बताओ तो क्या बोल रहा है करण? एंकरेज में बोल रहा है प्री ये ग्राउटिंग का बात बोल रहा है। अरे बताओ ना। आइडिया नहीं है। अच्छा, ये समझो ना कि ग्राउटिंग तो करते ही हम लोग एंकरेज जब दे रहे हैं तो, अगर गैपिंग रह गया पोस्ट टेंशन में। ठीक है, इतना ही था हमारा एंकरेज के बारे में। और एक मेथड ऑफ प्री स्ट्रेसिंग जो बोल रहे थे वो अब पढ़ना है। तो दो तरह का मेथड है प्री स्ट्रेसिंग का, एक प्री टेंशनिंग हो गया, एक पोस्ट टेंशनिंग हो गया। बहुत सिंपल सिंपल है, बताना चाहेंगे तो बताइए। अरे जल्दी जल्दी कोई लो ना, कोई बताइए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो अच्छे कोई इंसान हैं। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है यार। उसको बोलते हैं देख के। बोलो। प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं, बेसिकली वही टेंडन को घिसते हैं, वो भी कास्टिंग ऑफ कंक्रीट के दौरान। In pre-tension member, the tendons are tensioned before casting the concrete. One end of the reinforcement is secured to the bottom and another region for full मतलब इसमें ये बताया एक साइड जो है। आप बोलो एक चीज बोले कि बोलो। कंक्रीट के प्लेसिंग के दौरान। बिफोर गलत कास्टिंग बोल दिया मैं। हाँ, अरे बिफोर बिफोर कास्टिंग। कास्टिंग। इसमें क्या करते हैं, टेंडन को एबटमेंट में एक बार बांध दो और एक साइड उसको जैक से सिक्योर कर लो, और फिर उसको जो मतलब खींचना है, और फिर उसके बाद जब वो टेंशन में आ जाएगा उसके बाद फिर हम कंक्रीट को पोर करेंगे। और इसका एक था जो वायर का जो खींचने का मेरा जो कैपेसिटी रहेगा वो 70 से 80% उसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ का पावर से खींचना है। और फिर कंक्रीट को पोर करेंगे, फिर उसका क्यूरिंग करेंगे, हार्डनिंग होगा। उसके बाद फिर जो रेनफोर्समेंट मतलब टेंडन को जो खींच रहते हैं उसको फिर रिलीज करेंगे। रिलीज करने के लिए वही कट करना है। तो कट करने से क्या होगा, तो मेरा जो कंक्रीट है टेंशन के कारण वो अंदर की ओर कंप्रेस होगा बाय बॉन्ड एक्शन। बस यही आ गया, बॉन्ड एक्शन में आ गया अरे तो और फिर वही बोलना ना बे। मेरा टेंशन में आ जाएगा। तो स्ट्रेस ठीक है जनरेट हो नेक्स्ट। जाएगा मेरा इसमें हार्डनिंग के बाद। तो मेरा जो लेंथ है जो मतलब कास्टिंग के बाद था, जो लेंथ है जो कंप्रेशन में आने के कारण थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा।
और जब वही एक्सटर्नल फोर्स जब मेरा उस पर अप्लाई होगा तो जो बेंड करने का ट्राई करेगा तो जो टेंशन में आने रहेगा उसको जो कंप्रेशन में जो मेरा आ चुका है वो उसको रेसिस्ट करेगा। यही है प्री टेंशनिंग का कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक, सही बता रहे हो। और प्री टेंशनिंग कंक्रीट एलिमेंट जो होता है वो जनरली हम लोग फैक्ट्री में ही प्री कास्ट करते हैं, और जहाँ साइट पे ले जाना है चुपचाप ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। और कुछ लिखे हो? बिल्कुल नहीं, यानी कि एडवांटेज है और कंप्रेशन में रहेगा, यानी पहले कंप्रेशन में रहेगा, लोड लगेगा तो नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा, अगर लोड अगर और बढ़ेगा तो फिर टेंशन डेवलप होगा, यही ना। हाँ, उसके बाद फेल कर जाएगा। उससे ज्यादा बढ़ने की देता ही नहीं है कोई। तो स्टार्टिंग में हमसे बल्क हेड पूछे थे, हाँ तो इंड्स पे यहाँ पे यहीं पे है। इंड्स पे देखिएगा तो इंड्स पर जो स्ट्रेसेस होते हैं, लोकल स्ट्रेस तो डेवलप हो गई, तो इंड्स पे हाँ काफी ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो जा रहे हैं, तो उसी को बल्क हेड कह रहे हैं। तो ठीक है, इंड्स पे बेड्स पे स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, तो फिर उसको रेसिस्ट करवाना ही होता है, तो उसके लिए साइड में कभी कभी प्लेट्स लगा देते हैं इंड्स पे। मतलब कट करने से पहले उसको ये ग्रिप दे करके और ये कर देते हैं ना। इंड्स पे जो भी कंक्रीट जो बनाएंगे मेंबर, हम्म, जो भी मेंबर बनाएंगे उस पे तो इंड्स पे स्ट्रेस आएगा, उसको जो स्ट्रेस आ रहा है इन पे उसी को बल्क हेड कह रहे हैं। ठीक है। तो नाम एग्जाम्पल आ दे जाएगा। दिया है कोई। हाँ हाँ, बल्क हेड एक नाम ही आया है। तो एग्जाम्पल ऑफ प्री टेंशनिंग कंक्रीट प्रीकास्ट का क्या क्या हो जाएगा? जो फाउंडेशन पाइल है, सर का सारा लिखवाया है। फाउंडेशन पाइल, रेलवे का स्लीपर बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल पॉल या लाइटनिंग पॉल बोलो, फ्लोर बोलो, या स्लैब, ये सब का यूज होता है। स्लैब का तो हम फोटो भेजे थे, हमने देखा था। अरे डक्ट्स वगैरह था ना दिया हुआ स्लैब में पूरा। अरे बोल वो दिया करो यार, डाउनलोड करने के लिए हम नहीं डाउनलोड करते हैं। अच्छी बात है, नहीं करते हो तो। नहीं बोल, जो एडवांस इम्पोर्टेंट रहेगा बोल देना, डाउनलोड करेंगे। अरे एक फोटो के लिए क्या बोले यार। एडवांटेज ऑफ प्री टेंशनिंग मेथड है, इसका बताइए कोई। एडवांटेज क्या है? बोलते इट इज इकोनॉमिकल फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ प्री मेंबर। करने का मतलब है कि इसको हम लोग प्री टेंशनिंग जो हम लोग फैक्ट्री में करते हैं तो एक साथ बहुत सारे मेंबर को हम लोग बना सकते हैं। फिर है ए सिंगल पेयर ऑफ अबटमेंट कैन बी यूज फॉर अ लाइन ऑफ मेंबर सेवरल मेंबर लॉ। फिर इसका कुछ समझ में नहीं आया है, मतलब इसका सिंपल अमल का है, नोट। बहुत बड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ा हम लोग मोल्ड का यूज करेंगे और एक ही तार में सबको यूज कर लेंगे। स्लीपर में ऐसा करते हैं हम लोग। एबटमेंट और ग्रिपिंग डिवाइस दोनों एक ही होता है क्या? सिंपल कहने मतलब तो यही है कि एक ही बहुत बड़ा हम लोग मोल्ड लेंगे नहीं, उसमें। हम पूछ रहे हैं कि एबटमेंट और ग्रिपिंग डिवाइस दोनों एक ही होता है? नहीं नहीं, अबाटमेंट और दोनों एक कैसे होगा? नहीं अलग होता है। अबाटमेंट अपार्टमेंट यहाँ मोल्ड से लेना देना है इसका। मतलब एबटमेंट तो वही। क्या करेंगे ना कि जो एक मोल्ड बड़ा सा। रहता है ना, मोल्ड हाँ हाँ रहता है वो एवाटमेंट रहता है, और जो ग्रिपिंग डिवाइस है वो एंक जो खींचने के लिए जो हाँ, लगाते हैं ना खींचने के उससे लिए कनेक्ट यूज होता होगा। है, एंकर से मतलब सारा। हम्म। तो पढ़ एक रहे ही थे बार तो में बहुत उसमें। सारा हम लोग कास्ट कर लेंगे, ये बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है। इन प्री टेंशनिंग लार्ज एंकर डिवाइस इज नॉट प्रेजेंट। इसमें लार्ज एंकर डिवाइस जो होता है प्री टेंशनिंग में वो प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि हम लोग वायर को खींच कर और फिर उसको जैसे कि पकड़ कर रखने के लिए जो हम लोग एंकरिंग डिवाइस यूज करते हैं वो उसको हम लोग वो ज्यादा बड़ा इसमें जरूरत नहीं पड़ता है। फिर प्री टेंशनिंग फोर्स डज नॉट concentrated at the end and hence no special care is required to design the end block। इसमें जो होता है कोई भी स्पेशल केयर जो होता है रिक्वायर्ड नहीं होता है इसके एंड्स पे। जैसे कि हम लोग पोस्ट टेंशनिंग करते हैं तो उसमें स्पेशल केयर रिक्वायर होता है, क्योंकि उसमें जो एंड पे जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है। और फिर बस हम इतना ही लिखे हैं एडवांटेज। थर्ड पॉइंट क्या था? इसमें लार्ज एंकर डिवाइस का यूज नहीं करते। अच्छा, यानी कि एंकरेज का स्लीप का कोई केस इसमें नहीं आता है, ठीक है। नहीं, पोस्ट में हम लोग एंकरेज का ज्यादा जरूरत पड़ता है, इसमें ज्यादा हम्म, एंकर डिवाइस हम्म, बड़ा का जरूरत। हाँ ठीक है। चार तो हम भी लिखे हैं। फिर डिसएडवांटेज है प्री टेंशनिंग का। बोलते हैं इसको भी। Heavy abutment are required to anchor the wire
वायर को एंकर करने के लिए हैवी अबैटमेंट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले ही इसमें प्री टेंसिंग टेंशन देते हैं वायर को, तो इसलिए हमको हैवी अबैटमेंट का जरूरत पड़ता है। फिर इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर हैवी वर्क, ये जो होता है हैवी वर्क के लिए इकोनॉमिकल नहीं होता है। फिर लार्ज साइज मेंबर हैवी वर्क के लिए इकोनॉमिकल हुआ, स्मॉल वर्क के लिए इकोनॉमिकल नहीं ना होगा। एज कंपेयर टू पोस्टन, ज्यादा इसको, क्योंकि इसका हैवी वर्क कहने का वहाँ पे स्मॉल वर्क होना चाहिए। स्मॉल वर्क होना चाहिए ना, इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर अ स्मॉल वर्क। हाँ, स्मॉल वर्क होना चाहिए। फिर देयर इज वेटिंग पीरियड इन द प्री स्ट्रेचिंग बेड बिफोर द कंक्रीटिंग अटेंड सफिशिएंट स्ट्रेंथ। इसमें होता है कि जब तक कंक्रीट अपना सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं गेन कर लेता है तब तक हम उसको वहां से हटा नहीं सकते हैं, या फिर जो वायर जो हम लोग कट करते हैं वो नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। इसका एक डिसएडवांटेज है। और फिर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसका डिफिकल्ट होता है। लार्ज साइज का अगर हम बना दिए तो फिर ट्रांसपोर्ट करने में भी हमको दिक्कत आएगा। यही बस, और नहीं। हाँ ठीक है, ये सब तो डिसएडवांटेज है। पोस्ट टेंसिंग बताओ करण तुम अब। अरे बताओगे तब ना हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे ट्रिमिंग की ओर, ट्रिमी मेथड। अच्छा ठीक है। इन पोस्ट टेंसिंग द स्टील इज स्ट्रेच्ड आफ्टर द कंक्रीट हार्डन्स अनलाइक प्री टेंसिंग। देखिए पोस्ट टेंसिंग में क्या होता है कि जो भी कंक्रीट जो भी बना रहे हैं उसमें डक्ट्स दे देते हैं, डक्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब कंक्रीट हमारा हार्डन हो जाता है उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। That concrete is cast and allowed to cure when the concrete is quite and the tendons are released and locked into anchors. The anchor, the excess end of tendons cut out and the duct will be grotted and covered. देखिए फिर क्या होता है कि अगर जो कंक्रीट जो है कास्ट कर दिए हैं उसको फिर क्योर कर लेंगे, फिर ठीक है। द कंक्रीट इज जो भी, देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट यह था, सेकंड पॉइंट, कि जो भी हम टेंडेंस प्रोवाइड कर दिए हैं तो टेंडेंस को जब तक वो अपना जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हमको देना है वहां तक ना पहुंचाए वहां तक पहले पहुंचा देंगे। उसके बाद दोनों एंड से उस पे एंकरिंग कर देंगे और फिर उसको काट के हटा देंगे, जो भी रिमेनिंग वायर है उसको काट के हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंड बेयरिंग प्लेट्स का यूज कर देते हैं। और फिर जो डक्ट्स है बहुत सारे तरीकों से बनाया जा सकता है, जैसे कि स्टील स्पाइरल्स हो सकता है, सीट मेटल ट्यूबिंग हो सकता है, रबर का होज दे सकते हैं, और कुछ अदर डक्ट बनाने का तरीका भी हो सकता है। इसका एग्जांपल बेसिकली हम लोग यूज करते हैं रोड्स में, ब्रिजेस में, रेलवेज में, टनल्स में, डैम्स में, फाउंडेशंस में, बिल्डिंग्स में, बहुत सारा है, ठीक है। अरे वो अच्छा ग्राउटिंग वाला बताओ ना फिर से। हाँ एक चीज छोड़ दिया वही ग्राउटिंग वाला। अच्छा हाँ, जब देखिए जो स्ट्रेस कर लिए तो स्ट्रेस करने के लिए उस जो गैप बीच में बचेगा उसको हम लोग स्ट्रेस ट्रांसफर करने के लिए करवाना होगा वहां पर से भी। तो जब स्ट्रेस ट्रांसफर करवाना होगा तो वहां पर हम लोग ग्राउटिंग कर देते हैं, वो जो स्पेस है वो खाली ना रहे। अच्छा एक और हाँ ठीक चीज। है, ताकि बॉन्ड एक्शन अच्छा से हो पाए। हाँ, आप लोग नटराज की मूर्ति बनी देखे हैं कभी यूट्यूब सब पे? देखे तो नहीं है, बोलिए। ऐसे मतलब पहले मोम का शायद बनाता है, उस पर पीतल का कुछ चढ़ाता है। हम घोटाला वो भाई देखते हैं उसमें, क्या? मोम का मूर्ति जो होता है अंदर से खाली होता है, अंदर में हाँ ड्रग्स हाँ व्रग्स मतलब भर के ले जाता है। हाँ, और फिर उसको गर्म कर देता है तो अंदर का सारा मोम निकल जाता है और वो मूर्ति बन जाता है खोखला अंदर से। तो उसी टाइप का यूज कर सकते हैं ना यहाँ पर डक्ट्स बनाने के लिए। उस तरह का यूज कैसे करेंगे? जो मटेरियल होगा वो फिर उसको गर्म करके क्या करेंगे, निकालेंगे? वही तो ऐसा मतलब कुछ कोई। नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं ग्राउटिंग कर देंगे, ग्राउटिंग सेल्फ एक कॉम्पैक्टेड पाइप होता है जैसा वो। समझ लो तो देते हैं। हाँ क्या हाँ। पाइप? पाइप पाइप जैसे मतलब बीच में पाइप जैसा प्रोविजन दे देते हैं कि बीच में मतलब सुटेबल इंटरवल पे पाइप पाइप प्रोवाइड करते जाएंगे और फिर उसके बाद उसको पोस्ट टेंशनिंग किया जाएगा। और वो पाइप अंदर ही रह जाएगा ना फिर? हाँ तो हाँ दिक्कत पाइप थोड़ी ना। अंदर ही रहेगा, वो पाइप तो कास्ट हो ही गया है। पाइप तो ये साथ में ही कास्ट हुआ है कंक्रीट के। अच्छा।
यही प्रॉब्लम था मेरा कि मतलब वो तो फिर वेस्टेज ऑफ मटेरियल उतना हो गया ना। वेस्टेज मटेरियल क्या हुआ? डक्ट्स में जो नहीं दे रहे हैं पाइप वो? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर खाली कंक्रीट है, अगर कोई वैसा प्रोविजन रहता कि होल बीच में प्रोवाइड कर दिए हैं और डायरेक्ट ऐसे ज्यादा मतलब अच्छा इफेक्टिवली ना स्ट्रेस ट्रांसफर कर पाता है, ऐसे बीच में एक दूसरा मटेरियल आ जा रहा है ना। अरे हम्म, स्टील ही देते हैं ज्यादातर, और स्टील भी कैपेबल होता है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो तो भाई ज्यादातर स्टील रहता है, डक्ट भी जो रहता है ना स्टील का ही बनता है। ठीक है, इसका एडवांटेज हम बताते हैं, 3 एडवांटेज लिखे हैं। स्टेज प्री स्ट्रेसिंग इज पॉसिबल फॉर पोस्ट टेंशनिंग मेंबर। स्टेज प्री स्ट्रेसिंग कहने का मतलब हुआ कि बाद में भी कर सकते हैं इसमें, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। लार्ज साइज मेंबर्स कैन बी कास्ट एट साइट एट नो ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड। चुपचाप कास्ट कर देंगे हम लोग, कहाँ पे? साइट पे ही कर देंगे कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरूरत नहीं है। फिर है हैवी अबाटमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। इसमें हैवी अबाटमेंट नहीं चाहिए। मेनली समझो ना कि हैवी अबाटमेंट कहाँ पे चाहिए था हम लोग को? प्री में चाहिए था। कहा कि प्री में पहले ही तार को खींच दे रहे हैं, तो अबाटमेंट अगर हैवी नहीं होगा तो हमारा टूट जाएगा अबाटमेंट ही, मतलब नहीं उतना स्ट्रेस ले पाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग को सिर्फ कास्ट करना है, और जब स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तब तो हमारा कंक्रीट ही समझो कि ये स्ट्रेस ले रहा है ना खींचते समय। तो अबाटमेंट उतना हैवी नहीं चाहिए इसमें। ये 3 को लिखे हैं एडवांटेज में। और कोई को कुछ बोलना है तो बोलिए। वेटिंग पीरियड इसका कम होता है। हाँ 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 बिल्कुल। वेटिंग पीरियड कौन सा पीरियड? हाँ, मतलब जो टाइम जो लेता है ना उसमें, जैसे कि प्री टाइम के लिए। स्ट्रेस। अच्छा, मतलब उसमें जैक वगैरह हम लोग 28 दिन तक लगा के छोड़ दे रहे हैं, और इसमें है कि ऐसा कुछ तुरंत। नहीं है। ठीक है। डिसएडवांटेज में है ना कि एज द वायर आर एंकर टू द एंड ऑफ द ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन स्पेशली एंड नीड अ स्पेसिफिक अटेंशन। इसमें क्या होता है कि एंकरेज यानी वायर बाद में कर रहे हैं, तो ऐसे ही समझिए ना कि एंकर डिवाइस में ज्यादा है भी चाहिए, तो स्पेशल अटेंशन भी रखते हैं। लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू स्लीप और एंकरेज इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है कि लॉस होता है ये स्लीप ऑफ एंकरेज का। ठीक है, एंकरेज स्लीप करेगा तो ऐसे ही समझिए ना कि ज्यादा एंकरेज पे फोर्स आ रहा है तो स्लिप का चांस भी बढ़ जाएगा जा रहा है यहाँ पे। बॉन्ड एक्शन यहाँ पे कम होता है क्योंकि ग्राउटिंग के कारण हो रहा है बॉन्ड एक्शन। और वहाँ क्या था हमारा, कंक्रीट पूरा अच्छा से ये चारों तरफ से उसको कर ले रहा था ये कवर। फिर है कि द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल फैक्ट्री कांस्टेंट आर नॉट अवेलेबल। अगर लार्ज स्केल पे चाहिए ना तो इसका क्या बोल रहा है, फैक्ट्री नहीं अवेलेबल है। द एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल फैक्ट्री कांस्टेंट एंड आर नॉट अवेलेबल, वही बोल रहा है कि शायद लार्ज स्केल पे इसका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। नहीं, इसका ये कहना अब है कि अब अगर बोलिए ना फैक्ट्रीज तो। में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हाँ। तो वो नहीं अच्छा, है अवेलेबल। साइट साइट पे है तो मतलब कि कंट्रोल में कमी आएगा, ये बोल रहा है ना? हाँ। हाँ ठीक है, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल के मामले में हमारा प्री टेंशन ही सही है ना, क्योंकि वहाँ हम लोग ये सही इन्वायरमेंट में कर रहे हैं कास्ट। ठीक है, ये भी बात समझने लायक था। अब डिसएडवांटेज एक और था। बताओ ना डिसएडवांटेज तो। मतलब एंकरिंग डिवाइस से जो होता है इंड पर ज्यादा बियरिंग स्ट्रेस आ जाता है, और उसको फिर काउंटर करने के लिए हमको स्पेशल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है। नहीं तो फिर लोकल स्प्लिटिंग और फिर या फिर फेलर बाय शियर का भी डेंजर होता है। फेलुअर बाय शियर? हाँ, या लोकल स्प्लिटिंग। लोकल स्प्लिटिंग तो समझ रहे हैं, क्रैक डेवलप करेगा तो। हाँ, शियर फेलियर वही है, शियर फोर्स से फेलियर। ठीक है, डिफरेंस बताइए प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग में। रुको बताते हैं हमें। देखो, प्री टेंशनिंग में क्या कर रहे हैं, टेंडेंस और टेंशन बिफोर कास्टिंग द कंक्रीट। ठीक है, इसमें पहले ही कर दे रहे हैं ये टेंशन। और पोस्ट में क्या हो रहा है कि टेंडेंस को हम लोग कब टेंशन में ला रहे हैं, जब हार्डनिंग हो गया कंक्रीट का तब कर रहे हैं। ठीक है। फिर प्री टेंशन में प्री यानी 3 डिजिट का है तो M40 यूज करेंगे मिनिमम ग्रेड, और पोस्ट है 4 का तो M30 का यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसमें प्री टेंशनिंग में डक्ट वगैरह का कोई जरूरत नहीं है कंक्रीट में, और पोस्ट में हम लोग डक्ट वगैरह देते हैं। कंक्रीट इन कास्ट ये लिविंग मतलब कि डक्ट्स को छोड़ देते हैं उसमें, ताकि टेंडेंस डाल के उसको खींचा जा सके बाद में। ये प्री टेंशनिंग में है कि ड्यूरिंग टेंशनिंग वन एंड ऑफ टेंडर इज सिक्योर टू द
टू द एन अबैटमेंट, मतलब अबैटमेंट में उसको हम लोग समझो कि कस देते हैं, और दूसरा इंड जो है वो जैक से खींचते हैं, ठीक है। और पोस्ट में ये बात आता है कि पुलिंग कैसे करते हैं। तो आफ्टर पुलिंग ऑफ वायर दे आर एंकर्ड, इसमें एंकरेज जनरली प्रोवाइड करते हैं पुलिंग करने के बाद, अगेंस्ट द एंड ऑफ कंक्रीट मेंबर बाय सुटेबल वेजिंग डिवाइसेस। इसमें वेजिंग डिवाइसेस होता है जो कि खींच के रखता है, एंकर कर देते हैं, वेजिंग डिवाइस को फिर हटा देते हैं, ठीक है। फिर एंकर लोड लेने लगता है। और इतना ही लिखे हैं, चार चार डिफरेंस। और डिफरेंस है तो बताओ प्री पोस्ट में। पोस्ट में ग्राउटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, प्री वाला में ये सब हम्म, कोई कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ग्राउटिंग कॉन्सेप्ट आएगा पोस्ट में। और एक बोल दिए हैं कि प्री टेंसिंग वाला हाई मतलब बल्क अमाउंट में कर सकते हैं, फैक्ट्री मेड होता है, और ये नहीं कर सकते हाँ हैं अपना। हाँ, ये सब क्वालिटी ला सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ना होगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज लेके तो कंपेयर कर ही सकते हैं आराम से। कर सकते हैं। देखिए वो बल्क वाला इसलिए नहीं ना बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसको कास्ट भी हम लोग कर देते हैं। जैसे स्लैब बनाना है छत का, तो छत आप फैक्ट्री में थोड़ी ना बनाइएगा, वो तो साइटे पे ना बनाइएगा। इसलिए वो वाला पॉइंट को हम हाँ नहीं मानते हैं उतना ज्यादा। क्वालिटी कंट्रोल का मान सकते हैं। अच्छा ठीक है। अब आरसीसी और प्री स्ट्रेस कंक्रीट में आ जाइए। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में दोनों आ जाएगा, प्री और पोस्ट। बताओ अमन, बहुत दिन देर से शांत हो, तुम्हारा ही कॉन्सेप्ट है ये लिखने वाला। ये सिलेबस में नहीं है यार, छोड़ दो अरे इसको। यार, तो हम लोग को समझना चाहिए ना कि आरसीसी और प्री स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। तो ठीक है, बोलते हैं आरसीसी में क्या होता है। मेरा अप्रॉक्स 30 to 49% ही टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज होता है, और प्री स्ट्रेस में 100% हो जाता है। फिर इसका जो सेक्शन होता है अनइकोनॉमिकल होता है, 10 से 12 मीटर तक ही मतलब इकोनॉमिकल होगा, उससे ज्यादा जाएगा तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा आरसीसी में। और प्री स्ट्रेस में 25 से 30 मीटर तक इकोनॉमिकल वे में बना सकते हैं। सेल्फ वेट हाई होगा इन केस ऑफ आरसीसी, और सेल्फ बेस कम होगा प्री स्ट्रेस में। क्रैकिंग और क्रोजन का प्रॉब्लम रहेगा आरसीसी में, फिर क्रैकिंग और क्रोजन का कोई चांस नहीं है प्री स्ट्रेस में। रेनफोर्समेंट इसका स्ट्रेट होता है, और प्री स्ट्रेस में हम कोई भी शेप का दे सकते हैं, पैराबोलिक। और फिर जो कर्व सब सर बोले थे, पैराबोलिक वाला जो है ज्यादा मतलब हाँ बेटर भेजे होता थे, है। वो वीडियो भेजे थे ना, उसमें सब बताया कि कब देते हैं। वो लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है, पाराबोलिक हो देखने के लिए बोले थे ट्रेपेजॉइडल हो। वीडियो। तो देख लेना ना, आप बोल दिए ना, तो अच्छा ठीक उसमें है। है, बताया है कि कब यूज कर रहे हैं स्ट्रेट वाला, कब पाराबोला, कब ट्रेपेजॉइडल, कब अलग अलग शेप का यूज कर रहे हैं, वो बताया है। लोडिंग और फिर कंडीशन इसका में डिपेंड करता है। न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन आएगा इन केस ऑफ आरसीसी, और उसमें तो पूरा कंप्रेशन ही रहता है। और फिर इसका है एक्सटर्नल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर एक्सटर्नल लोड, और उसमें प्री स्ट्रेस आई तो स्ट्रेस तो है मेरा पहले ही डेवलप हो गया, वो भी कंप्रेसिव लोड के कारण। इतना ही डिफरेंस तो लिखे थे। हाँ, और एक बात और था यार कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे इसमें कुछ ही होता है, जनरली टेंशन होता है, ये बताए। और प्री स्ट्रेस में फुल्ली हमारा कंप्रेशन में रहेगा, फुल सेक्शन, होल सेक्शन। बताए होगे तो ठीक है, और क्या। एडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस बोलना था, बोल दिए। नहीं बोले हैं यार, बोलो ना। तो डिफरेंस तक हम लोग एडवांटेज अच्छा को रुको, हम बोलते हैं। बता, हम बोलिए बोलेंगे जी, एडवांटेज बोलना अच्छा है। हम, बोलिए। फिर आगे हमारा नाम बता पाएंगे शायद। चलिए, पहला है एडवांटेज इसका, द प्री स्ट्रेसिंग ऑफ कंक्रीट बाय यूजिंग हाई टेंसाइल स्टील इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मटेरियल। जाहिर सी बात है, इसमें हाई टेंसाइल स्टील का यूज किया जाता है तो एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा ही। फिर सर वाला में दिखाया है कि द प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम वर्क्स फॉर अ स्पैन ग्रेटर देन 35 मीटर। 35 मीटर से ज्यादा होगा तो वही ये इकोनॉमिकल होगा, मतलब जाहिर मतलब थोड़ा हम्म। इकोनॉमिकल 35 मीटर से ज्यादा वाला ही होता है। 35 मीटर से कम वाला में उतना खर्चा दुनिया जहान हो जाता है, तो ये चलते इकोनॉमिकल भी नहीं होता है। हाँ हाँ, सही बात है, स्पैन ज्यादा रहना चाहिए। हाँ। फिर प्री स्ट्रेसिंग इनहेंस शियर स्ट्रेंथ एंड फैटिग रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। फैटिग रेजिस्टेंस वही ना, जैसे बाद में बहुत दिन के बाद हो सकता है कि मतलब ऑटोमेटिक क्रीप ये सब कंक्रीट में, तो उसी का रेजिस्टेंस। हाँ, फैटिग मतलब होता है कि कभी टेंशन कभी कंप्रेशन, टेंशन कंप्रेशन अल्टरनेटिंग लोड होता है। हाँ, और शियर स्ट्रेंथ भी इसका ज्यादा होता है उससे। फिर डेंस कंक्रीट इसमें प्रोवाइड किया जाता है प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम में, तो इसका ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगा।
फिर है बेस्ट चॉइस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लिक एंड सिलेंडर स्ट्रक्चर, यानी कम डेप्थ और विड्थ का अगर चाहिए और स्लिक देखने में अच्छा लगे, फिर सिलेंडर पतला स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो इसका बेस्ट चॉइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट का होता है। फिर प्री स्ट्रेसिंग हेल्प्स टू रिड्यूस द डेड लोड ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर। अगर ये सिलेंडर स्ट्रक्चर ये बनाता है तो जाहिर सी बात है डेड लोड कम जाएगा। फिर है pre-stressed concrete remains uncracked even at service load condition, which proves the structural efficiency। कहने का मतलब है कि इसमें जो अगर जो सर्विस लोड, अच्छा आरसीसी में अगर जो सर्विस लोड अगर जो मतलब ज्यादा हो जाता है इसके अथी से, तो क्रैकिंग उसमें टेक प्लेस मतलब प्लेस ले लेता है, लेकिन इसमें उसके मतलब अथी से ज्यादा भी कुछ सहता है का? ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं है हमरा। नहीं, सर्विस लोड कंडीशन में भी क्या रहेगा ना कि इफिशियंसी इसका अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब कि अनक्रैक्ड बाद मतलब में अच्छा जैसे शुरू में इफिशियंसी। काम करेगा वैसे ही बाद में भी काम करेगा। हाँ, ठीक है। कंपोजिट कंस्ट्रक्शन बाय यूजिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट यूनिट एंड कास्ट इन यूनिट डिराइव इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, जो पहले ही बता चुके हैं और लिखे हैं और नहीं लिखे हैं। हाँ, और है कि अमाउंट ऑफ स्टील इसमें कम लग रहा है, फियर फियर का कोई झंझट नहीं है। स्टील कम लग रहा है इसमें? स्टील में कम, अरे कहने का मतलब है कि क्वांटिटी का बात हो रहा है, अनइकोनॉमिकल तो है ही स्टील के मामले में ये। इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ का स्टील यूज कर रहे हैं, महंगा स्टील यूज कर रहे हैं, वो नहीं अच्छा देख रहे हैं। क्वांटिटी का बात अगर किया जाए ना, अमाउंट ऑफ स्टील, तो वायर का कम ही हो रहा है, वो रॉड जो यूज करते हैं ना उसका ज्यादा हो जाता है। फिर डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर जो है ना वो रिड्यूस किया जा सकता है। फास्टर कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है प्री स्ट्रेस का अगर यूज कर रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फास्टर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। देखते नहीं है कि पुल वगैरह ज्यादा दिन थोड़ी लगता है, फटाफट अपना खाली जो टाइम लगता है हमारा पियर या कॉलम बनाने में लगता है, उसके बाद अगर सही कॉन्ट्रैक्टर है फटाक से बना देगा पुल को। फिर है डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, बताते हैं हमें। प्री स्ट्रेस कंक्रीट रिक्वायर हाई क्वालिटी डेंस कंक्रीट एंड हाई स्ट्रेंथ स्टील, सबका यूज करते हैं इसमें। हाई क्वालिटी यानी डेंस कंक्रीट कहने का मतलब है कि ज्यादा जिसका ग्रेड हो तभी ना डेंस हो पाएगा। हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं जो कि 2.5 से 3 टाइम्स कॉस्टलियर होता है माइल्ड स्टील से। ठीक है, तो डिसएडवांटेज में ही हुआ है कि ज्यादा महंगा लग रहा है सब चीज। फिर है प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड टेंशनिंग इक्विपमेंट। इसमें टेंशनिंग इक्विपमेंट जो होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, साथ में एंकरिंग डिवाइसेस भी होता है जो कि वो भी बहुत कॉस्टली है। सब चीज कॉस्टली इसमें होता है। फिर है प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन रिक्वायर वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल एंड सुपरविजन। इसमें आलू झालू मिस्त्री से काम नहीं करवाना चाहिए, गुड क्वालिटी कंट्रोल और सुपरविजन के लिए भी बहुत अच्छा इंजीनियर चाहिए। फिर है कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट नीड स्किल्ड लेबर, लेबर भी इसमें रहेगा तो स्किल्ड ही रहेगा, सब जानकारी उसको होना चाहिए कि प्री स्ट्रेस कैसे करते हैं, कैसे ऑपरेट करना है जैक वगैरह को। ठीक है, सब कुछ इसमें है। मोल्ड को कैसे कसना है, अबटमेंट जो था सब उसको आना चाहिए, यानी स्किल्ड लेबर इसमें चाहिए। प्री स्ट्रेसिंग इज अनइकोनॉमिकल फॉर शॉर्ट स्पैन, जैसा कि बता चुके हैं, शॉर्ट स्पैन अगर का जरूरत अगर कहीं पे है तो प्री स्ट्रेस का यूज करना क्या हो सकता है, सही नहीं होगा हम लोग के लिए। हाँ। तो शॉर्ट स्पैन और हल्का लोड जहाँ पे आ रहा है, लाइट लोड, उसके लिए डिसएडवांटेज में आ जाएगा, प्री स्ट्रेस नहीं यूज कर सकते हैं। यूज कर दीजिए अगर ज्यादा है पैसा तो। फिर है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑफ मेंबर। प्रिकॉशंस हम लोग को क्या क्या लेना चाहिए प्री स्ट्रेसिंग ऑफ मेंबर के दौरान। तो पर्सनल नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द स्ट्रेसिंग ऑपरेशन, कहने मतलब है कि वर्क एरिया से सबको फैले होना चाहिए जब स्ट्रेसिंग का काम चल रहा हो तो। ठीक है, फिर वार्निंग साइन रहना चाहिए, ऑडिबल रहना चाहिए, विजुअल रहना चाहिए। अभी किसी को कम सुनाई देता है तो उसके लिए विजुअल भी, यानी दोनों रहना चाहिए, कम ज्यादा सुनने से कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और फ्लैशिंग लाइट होना चाहिए। फ्लैशिंग लाइट कहने का मतलब यही ना कि ये फ्लैश कर रहा हो, वाला कभी जो कभी जल रहा है हो, कभी बुझ वैसे। रहा हो, जल बुझ रहा हो, ऐसा कुछ होना चाहिए, अलार्मिंग। ठीक है, हम्म। जब स्ट्रेसिंग हो रहा हो तब इसको एक्टिव रखेंगे, लाइटिंग को। यानी ये सब जो है प्रिकॉशन से बता रहे हैं। नो वन शुड बी वर्किंग ऑन द बेड, यानी जो बेड हुआ ना, बेड कहने का मतलब है जहाँ पे कास्टिंग करते हैं उसके नीचे जो बेड रहता है ना, बेड के पास किसी को भी काम नहीं करना चाहिए जब हम लोग ये कर रहे हैं, स्ट्रेसिंग कर रहे हैं तो। और ये गार्ड से, यानी कि एक गार्ड लगा लीजिए या किसी सेफ लोकेशन पे चल जाइए जब स्ट्रेसिंग हो रहा हो तो। फिर है इसका थी सारा जो होता है ना ऑटोमेटिक होता है और कंप्यूटर से हम लोग मॉनिटर करते हैं स्ट्रेसिंग का प्रोसीजर। फिर है द स्ट्रेसिंग ऑपरेशन मस्ट एडॉप्ट अ सिस्टम वर्क दैट, क्या लिखा है, इंश्योर दे आर नेवर डायरेक्टली बिहाइंड द हाइड्रोलिक जैक। यानी जो भी है ना सिस्टम वगैरह अगर लगा रहे हैं ऑपरेशन का, तो वो हाइड्रोलिक जैक के पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बैकवर्ड फोर्स आ सकता है, तोड़ फोड़ मचा सकता है हाइड्रोलिक जैक।
इसलिए उसके जस्ट बिहाइंड नहीं होना चाहिए। फिर है ऑपरेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ रिटेन इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी ऑपरेशन है, कितना हमारा साइज रहेगा, स्ट्रैंड कितना देना है, स्ट्रैंड का साइज वेरी करता है, ठीक है, कितना स्ट्रेसिंग देना है फोर्स का, सब रिटेन में होना चाहिए। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि भाई तू 50 इस पे लगा देना, तब तो वो भूल सकता है कि 50 मेगा पास्कल का लगाना था, कितना का लगाना था। सब रिटेन में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ ज्यादा रहेगा। और टेंशन इज टू बी यूज फॉर स्ट्रैंड, मतलब टेंशन कितना लग रहा है स्ट्रैंड पे, वो भी मेंशन होना चाहिए रिटेन में। यानी पूरा वर्किंग प्रोसीजर जो हुआ ना, वो रिटेन में होना चाहिए हर के लिए, हर एक के लिए। तो इतना ही था प्रिकॉशंस में, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर अंडर वाटर कंक्रीटिंग शुरू करते हैं। अंडर वाटर छोटा है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा में हो जाना चाहिए। बताओ यार, अंडर वाटर कंक्रीटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दो कोई। बोलो सुनो। हाँ, हम बोलते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग। जैसे कोई भी स्ट्रक्चर है जो कि जैसे ब्रिज बनाना हुआ है या फिर किसी भी तरीके का मतलब अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें कंक्रीटिंग करना होता है। और कंक्रीट पेस प्लेस करने का टेक्निक होता है अंडर वाटर। वही सारा टेक्निक को हम लोग अंडर वाटर कंक्रीटिंग बोलते हैं। और इसमें पहले प्रॉपर्टी बताते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग का। इसमें कोई भी तरह का कंपैक्शन यूज रिक्वायर्ड नहीं रहता है, क्योंकि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रहता है वाटर का, उसी की वजह से वो कंपैक्ट हो जाता है। और जो कंक्रीट का कंसिस्टेंसी है, वो ऐसा होना चाहिए कि सेल्फ कॉम्पैक्टेड हो जाए वो पहले ही। और वाटर सीमेंट रेशियो जो है हम लोग ये ज्यादा रखेंगे, ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी ज्यादा हो। और वाटर सीमेंट, एक सेकेंड। और हम लोग वाटर का मतलब मात्रा ज्यादा नहीं हो, इसके लिए हम लोग एडमिक्सचर वगैरह भी यूज कर लेते हैं, ताकि वर्केबिलिटी भी बढ़ जाए और मतलब उसका रेशियो भी बढ़ाना ना पड़े। और हम लोग कोर्स एग्रीगेट जो हम लोग क्वांटिटी यूज करते हैं, वो 1.5 से 2 टाइम्स, फाइन एग्रीगेट जितना यूज करते हैं उसका 1.5 से 2 टाइम्स ज्यादा हम लोग कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं। और और कुछ एक्स्ट्रा? बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ अंडर वाटर कंक्रीटिंग यूज किया जाता है, जैसे वाटर का मतलब सी का बेसमेंट में, फिर डक्ट सीवरेज सिस्टम में, हाँ, सीवेज। हाँ ब्रिज और मरीन वर्क्स में, और बहुत सारा है। हाँ, ऐसा कंडीशन जहाँ अंडर वाटर प्लेसमेंट हो कंक्रीट का। और प्रॉपर्टी था जैसे कि मिनिमम प्रॉपर्टी ग्रेड तो ऑफ बहुत कंक्रीट था यार पहले। M35। अरे सर का नोट्स में भी बहुत सारा प्रॉपर्टी अच्छा लिखा हुआ था। हाँ हाँ, लिखा हुआ तो है। बताओ अमन। वही था, मिनिमम ग्रेड M35 होना चाहिए अगर मेरा स्ट्रक्चर पूरा सबमर्ज हो। और अगर मेरा मतलब क्या बोलते हैं, नहीं अगर मेरा मतलब हाफली सबमर्ज हो तो M35, और फुल्ली सबमर्ज हो तो M40 था। और फिर है हाई सीमेंटियस मटेरियल यूज होना चाहिए, मीन्स कि 360 to 400 kg पर मीटर क्यूब। फिर इसमें जो कंटेन होना चाहिए 15 से 20% पोजलाना होना चाहिए, जो फ्लूइडिटी ऑफ कंक्रीट को इंक्रीज कर दे, और वर्केबिलिटी भी इससे इंक्रीज हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट जो है हीटेड क्ले और लाइम से बना होता है, जो कि इजिली मतलब सेटल होना चाहिए अंडर वाटर के अंदर, मतलब सेट होना चाहिए, सेटल नहीं। सेट और होना चाहिए फिर यार, वही तो। हाँ वही, स्पॉलिंग ऑफ वाटर कंक्रीट कैन सीमेंट बी, स्पॉलिंग मतलब स्पॉलिंग मतलब फैल जाना, समझो ना। अच्छा अंदर ठीक है। शायद पानी नहीं घुस जाता है जिससे क्या होता है स्वेलिंग। हाँ वही, चलो स्पॉलिंग का मतलब नहीं, ढेर लगाना होता है शायद। हाँ ठीक है, वही देख है लेंगे यार, तो। ढेर लगाने वाला यहाँ पर होगा। हाँ हाँ, स्पॉलिंग ऑफ वही हो। कंक्रीट कैन बी अवॉइडेड बाय एक्सपेंडिंग द कंक्रीट केयरफुली। हाँ ढेर ठीक है। वाला है। हाँ, ढेर वाला है। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, लेकिन उससे पहले था इंट्रोडक्शन अंडर वाटर कंक्रीटिंग का। चलो बताते हैं हमें, जैसा कि अनुज बताएं कि कहाँ यूज करेंगे, तो बेसमेंट में यूज करेंगे। सीवरेज का अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो डक्ट का, पोर्ट्स का, ब्रिजेस का, या कोई भी मैरिन वर्क, तो वहाँ हम लोग अंडर वाटर कंक्रीटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रोबेबली लाई अंडर वाटर, ठीक है।
मान लीजिए पुल ही बना रहे हैं तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन का यूज पड़ेगा ना, क्योंकि पुल का बहुत सारा पार्ट जो पियर का हुआ वो अंडर वाटर में रहेगा। वी कैन यूज अंडर वाटर कंक्रीट। फिर है कि ट्रीमी मेथड जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है अंडर वाटर कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर है कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग कंक्रीट वाज स्पेशली डिजाइन टू इंक्रीज कंस्ट्रक्शन इफिशियंसी एंड परफॉर्मेंस इन वाटर इन्वायरमेंट। अगर वाटर इन्वायरमेंट है वहाँ पे अगर काम करना है तो अंडर वाटर वाटर कंक्रीटिंग जो है वो क्या हुआ, काफी इफिशियंसी उसका अच्छा खासा है, और क्या, इसी का यूज करते हैं हम लोग अंडर वाटर के लिए। फिर है द अंडर अंडर वाटर कंक्रीटिंग रिक्वायर अ स्पेशल प्रिकॉशन, यानी प्रिकॉशन भी बहुत अच्छा खासा रखना होता है जब हम लोग अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं, ये खास करके कंक्रीट को प्लेसमेंट को लेकर के। ठीक है, कंक्रीट मिक्स जो है वो रीचर होना चाहिए। रीचर कहने का मतलब हुआ कि उसका भी ग्रेड अच्छा खासा होना चाहिए, हाई सीमेंट कंटेंट उसमें होना चाहिए, रीचर कहने का मतलब हुआ। प्लास्टिक होगा, कोहेसिव मिक्स होना चाहिए, और फेयरली हाई वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी हाई के लिए तो था ही 0 वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा रखेंगे तो वर्केबिलिटी भी ज्यादा रहेगा। एडमिक्सचर वगैरह का भी यूज करते हैं इसमें। फिर हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 150 से 180 mm स्लम्प होना चाहिए, यानी सेंटीमीटर में देखो तो 15 से लेकर के कहीं कहीं तो हम 20 सेंटीमीटर भी देखे हैं, लेकिन 18 सेंटीमीटर मानो ना, इतना स्लम्प होना चाहिए इसका, यानी वर्केबिलिटी हाई है तभी ना इतना स्लम्प गया है। फिर द परसेंटेज ऑफ फाइन फ्रैक्शन जो बताई थी, लगता है कि कितना बताई थी वो, यहाँ पे हम वो नहीं लिखे हैं। परसेंटेज ऑफ फाइन फ्रैक्शन ऑफ समवट हायर देन एडॉप्टेड फॉर अंडर वाटर कंक्रीटिंग, यानी फाइन फ्रैक्शन जो यूज कर रहे हैं ना, फाइन फ्रैक्शन कहने मतलब अमन यही ना हुआ कि सैंड का ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ, बताओ। मतलब सैंड का क्वांटिटी में मतलब जनरली जो होता है ना उससे ज्यादा फाइन रखते हैं। अच्छा, उससे ज्यादा फाइन रखते हैं, अच्छा ये बात है। हाँ। अब अंडर वाटर कंक्रीटिंग का बहुत सारा मेथड है, ट्रीमी मेथड, बकेट प्लेसिंग, प्री पैक्ड कंक्रीट भी आता है एक, जो कि पहले ही से कंक्रीट पैक है उसको चुपचाप प्लेस कर दो। फिर बैग्स में भी आता है तो प्लेसिंग ऑफ इन बैग्स भी एक मेथड हुआ। और भी 2-4 गो मेथड देखे हैं हम, लेकिन उसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन किया अभी। अब बताते हैं, हम सब नाम हाँ बताते बताइए, हैं। बताइए बताइए। पहला पंपिंग मेथड, दूसरा जो ट्रेमी मेथड हम लोग पढ़ते हैं, तीसरा हाइड्रो वाल्व मेथड, चौथा है न्यूमेटिक वाल्व मेथड, पांचवा है स्किप मेथड, छठा है टिल्टिंग पैलेट क्या वार्ज मेथड, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे, फिर सातवां अच्छा है भेज प्री प्लेस्ड एग्रीगेट कंक्रीट, ठीक है, ये हो। मेथड, आठवां है टॉगल बैग्स मेथड, फिर नौवां है बैग्ड कंक्रीट मेथड। 9 वो हम सबका मेथड। भेज दीजिएगा तो नाम लिख के सबका। अब ट्रीमी मेथड बताइए डिटेल में हम थोड़ा। सुनिए ना, हम लिखे नहीं है इसके बारे में, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं ऐसे। बताइए। चलिए ये देखिए, इसमें सबसे ऊपर एक फनल टाइप होता है जिसको ट्रिमी बोला जाता है उसी को। फिर उसके नीचे स्टील का पाइप होता है जो रिमूवेबल जॉइंट्स के साथ होता है, यानी उसको जैसे चापाकल धंसाते वक्त कैसे हम लोग कस कस के अंदर डालते रहते हैं, हम्म तो वैसा ही होता है, ठीक है। फिर वो जो कीप होता है फनल टाइप, उसके ऊपर ही कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म होता है, उसी के ऊपर से कंक्रीट हम लोग डालते हैं। और क्या होता है ना कि जब हम लोग शुरू शुरू जब पानी के अंदर कंक्रीट वर्क करते हैं तो सबसे पहले उसको फॉर्म एक होता है, मतलब कि बेड जो नदी या फिर जिस पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अंडर वाटर में उसके बेड पे रेस्ट करता रहा तो कुछ इंक्लिनेशन पे, ताकि मतलब रोक के रखे उतना दूर पानी के फ्लो को, यही ना। हाँ, कॉफर डैम वगैरह का यूज करते हैं उस हाँ, पर्पज के कफर लिए। डैम ये सब, ठीक है। तो क्या होता है ना कि शुरू शुरू जब ऊपर जब कंक्रीट डालते हैं ना, फ्रेश कंक्रीट, तो नीचे एक ढक्कन लगा होता है। और ढक्कन इसलिए लगा होता है ताकि पानी अंदर ना जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण, तो कम होने के कारण, तो इसीलिए सबसे पहले ढक्कन लगा होता है। फिर ढक्कन निकाल शायद कैसे करके निकालते हैं पता नहीं है, लेकिन कंक्रीट पहले जर्क आता देते है हैं, जर्क। नीचे। हाँ, जर्क देते हैं, हाँ याद आया, जर्क देते हैं। और ऊपर से जब धीरे धीरे कंक्रीट जब गिराते हैं तो गिराते रहते हैं, एक्सपेंड जहाँ जहाँ मतलब करना रहता है ऊपर से, वो एक ही सीध में होता है, फनल के ही सीध में होता है वो पाइप। तो उसको जहाँ जब तक हम लोग को कंक्रीटिंग करना है अंडर वाटर में, तब तक उसको उसके जो नीचे वाला मुंह है ना पाइप का, उसको सबमर्ज रखते हैं फ्रेश कंक्रीट में ताकि पानी अंदर ना अगर घुसे। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर ऊपर उठाना भी है तो हम लोग पूरा ऊपर नहीं उठा देंगे, थोड़ा सा रखेंगे डीप इनसाइड। हाँ हाँ, बस इतना ही ना है, और क्या है इसमें। बस बिल्कुल सही बताएं, इतना ही है, बस उसको लिख देना है। हाँ, नहीं लिख नहीं पाए, हम समझ गए थे सर बताते तो। ठीक है। और एक और चीज, हाँ, कैंटिलीवर प्लेटफॉर्म का शायद दिया हुआ है डायमेंशन 2 इंच बाई 12 इंच। किसका? ट्रीमी का वाटर टाइट पाइप का तो नहीं लिखे नहीं, हैं 250 mm डाया का रहता है। अब अच्छा किसका पाइप बता? डाया का होता है।
हाँ। अरे और ट्रीमी का मतलब जो होता ना है, अमन का नोट में लिखा था ना कि ट्रीमी जो है फ्रेंच वर्ड है, उसका मतलब ही होता है फनल। हाँ, ट्रिमी एक फनल जैसा ही अरे हाँ। फनल फनल होपर होता है, होपर होता है, होपर। और वही उसका ना कितना होता है? होपर होता है यार। हाँ, होपर होपर, हाँ। अच्छा, इसका डायमीटर कितना होता है फनल का? फनल का डायमीटर नहीं लिखे हैं कहीं पे। फनल नहीं और बोलिए, इसको हॉपर बोलिए, ज्यादा टेक्निकल है हाँ, होपर। होपर होपर होपर। चलिए, बस इतना ही हम लिख नहीं पाए हैं, आप लोग बोल दीजिए। सही है, जो ही बताएं सब चीज वही है। जर्क देते हैं इसमें ताकि सीमेंट नीचे प्लेस हो जाए, और सेल्फ कॉम्पैक्टेड तो होता ही है ये। हाँ, और वाटर प्रेशर। पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म जो रहता, मतलब प्लेटफॉर्म पे ही सपोर्टेड रहता है, जो पूरा क्रेन वगैरह लाना है, आरएमसी मशीन लाना है, सब कुछ ऊपर ही प्लेटफॉर्म पे रहता है। हम्म, और कुछ बोलना है इसमें? पाइप वगैरह बोल ही दिए कि इजीली एडजस्टेबल होता है, किसी भी लेंथ में हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। लगा लगा के कैसे चापाकल धंसाते वक्त करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक प्लग होता है या लूज प्लग होता है बॉटम में, वही ना, मतलब कि रिलीज करते हैं हम लोग हाँ, वही जर्क देकर के। बोले अभी हाँ कर हाँ, ले रहते वही हैं। होता है। ठीक है, तो इतना ही था और कुछ खास नहीं था। प्रोसीजर बता दीजिए एक बार। अब ये नहीं बोलिए कि प्रोसीजर ही बताए हैं, वो इंट्रोडक्शन में आया नहीं, ये। नहीं, नहीं लिख पाए हैं जी। ठीक है, बताते हैं हम, ठीक ना। और प्रोसीजर ऑफ ट्रिमिंग एगो मेथड बता आदित्य रहे हैं। बचा है, उसको बोलने दीजिए। आदित्य एगो आदित्य बचा बोलो है। यार, सोया है बहुत देर से। अब खत्म कहानी है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बच रहा है, 3-4 टॉपिक और है। बताइए, प्रोसीजर बताइए। अरे हम लिखे ना है अभी। ठीक है। लगा ही था। तभी ना कल सब कैंसिल करवाया था, वही हम कहें। ठीक है, तो हम बताते हैं प्रोसीजर। इस मेथड में क्या होता है ना, है कि सबसे पहले ट्रीमी पाइप होता है, उसको इंसर्ट कर देंगे वाटर में, जिस पॉइंट तक चाहिए उस पॉइंट तक, मतलब जहाँ पे फाउंडेशन देना है उस वहाँ तक। ठीक है, जहाँ पे कंक्रीटिंग करना है वहाँ तक। ठीक है, इतना बात तो क्लियर होगा। डायमीटर जो होता है ट्रीमी पाइप का, वो वेरी करता है 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर भी बताए थे 250 mm डाया होता है, तो यहाँ वहाँ 250 था, मतलब एवरेज। और यहाँ 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर वेरी करके लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है कि डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ कंक्रीटिंग अंडर वाटर। अब जैसा जैसा हम लोग को डेप्थ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे ना, कि ट्रीमी पाइप्स को बढ़ा घटा देंगे। कपलिंग का यूज करते हैं इसमें, पाइप को जोड़ने के लिए, एक एक दूसरे से जोड़ने के लिए कपलिंग का यूज करते हैं। चापाकल वाला सिस्टम मैकेनिज्म ही होता होगा इसमें भी। फिर है कि बिफोर इंसर्टिंग द ट्रीमी पाइप, ट्रीमी पाइप को इंसर्ट करने से पहले क्या करते हैं, वाटर में डालने से पहले बॉटम इन जो होता है ना ट्रीमी पाइप का, उसको क्लोज कर देते हैं। नहीं क्लोज करेंगे तो पानी घुस जाएगा पाइप के अंदर। उसको क्लोज रखते हैं। फिर है कि विथ अ प्लग, एक प्लग रखता है, प्लग से ही क्लोज रखते हैं। प्लग बोल रहा है ना कि थिक पॉलीथीन सीट का रहता है, या किसी भी सुटेबल मटेरियल का हो। पॉलीथीन का बैग लगा दो या कुछ का लगा दो, सिर्फ सील रहना चाहिए अच्छा से। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि आफ्टर ट्रीमी पाइप रीच द डिजायर्ड डेप्थ, यानी डेप्थ तक पहुंच गया ट्रीमी पाइप, क्या करेंगे, फनल से डालना शुरू करेंगे मटेरियल। यानी कहने का मतलब है कि उसमें पोर करना शुरू करेंगे कंक्रीट को। कंक्रीट जब भर जाएगा, देन कंक्रीट हैविंग अ वेरी, अच्छा वही लिखा हुआ है कि स्लम्प जो होता है ना, है बता चुके हैं पहले कि 15 से 18 बोले थे ना, अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 15 सेंटीमीटर से लेकर के 20 सेंटीमीटर तक भी रख सकते हैं ये स्लम्प वैल्यू। उसको पोर करेंगे फनल में, और फनल जब भर जाएगा पूरा, फनल नहीं पूरा भरेगा, पाइप जो पूरा भर जाएगा ये कंक्रीट से, तो क्या करेंगे, हल्का सा जर्क देंगे, स्लाइटली जर्क देंगे, जो कि नीचे हमारा प्लास्टिक का सीट लगा हुआ है वो फट जाए, मतलब कि ये हो जाए, हट जाए, और हमारा कंक्रीट जो है नीचे ग्रेजुअली गिरना शुरू कर जाए। तो जो जर्क जो देते हैं ना, एक विंच या पुली टाइप का अरेंजमेंट रहता है, उसी से देते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मैनुअल करना होगा, आदमी को जाना होगा, तो वो अपने कंक्रीट के अंदर दब जाएगा। फिर है कि ड्यू टू ऑल एप्लीकेशन ऑफ जर्क, यानी सारे जो एप्लीकेशन कर रहे हैं जर्क का, एंड वेट ऑफ द कंक्रीट इनसाइड पाइप, द बॉटम प्लग फॉल एंड कंक्रीट गेट डिस्चार्ज। वही बात है कि ये जो एप्लीकेशन होता है जर्क का, वो वेट ऑफ कंक्रीट एक्शन के कारण होता है, जो कि पाइप के अंदर है, और बॉटम में एक प्लग लगा हुआ रहता है, वो भी गिर जाता है कंक्रीट के कारण और डिस्चार्ज हो जाता है। ये हुआ। अब नोट करने वाला पॉइंट इससे पहले है एक, कि एट द स्टेज मेकिंग श्योर दैट द एंड ऑफ ट्रीमी पाइप रिमेन्स इनसाइड, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि पाइप जो है हमेशा कंक्रीट के अंदर होना चाहिए। इससे हमेशा अंदर रखने से ये होता है
कि इंटरिंग ऑफ वाटर जो हुआ ना पाइप में, वो तो एक बचा हुआ रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक बार बार थोड़ी ना देंगे। एक बार प्लास्टिक जब हट गया तो दोबारा प्लास्टिक थोड़ी ना लगाते हैं उसमें। उसमें पाइप अगर बाहर निकाल दिए पानी में, उसको एक्सपोज कर दिए, फिर से पानी घुस जाएगा। कंक्रीट में रहेगा तो सेफ रहेगा पानी से। ठीक है, ये यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है। अगला प्रोसीजर है कि व्हेन ऑल द कंक्रीट इनसाइड पाइप गेट्स डिस्चार्ज, अब सारा कंक्रीट डिस्चार्ज मतलब कि हो जाएगा, द पाइप इज गिवन अगेन कंप्लीटली फिल्ड विद कंक्रीट, फिर से कंक्रीट से फिल करेंगे। प्रोसीजर को मतलब कंटिन्यू रखेंगे जब तक हम लोग का डिजायर हाइट तक नहीं पहुंच जाए। दिस प्रोसेस ऑफ फिलिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कंक्रीट इज रिपीटेड विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना रोक रुकावट के करना चाहिए इसको। नहीं तो क्या होगा, हम लोग का सेटिंग टाइम में इंटरवल आ जाएगा, बॉन्ड अच्छा से नहीं बनेगा, लेयर बाय लेयर का ये हो जाएगा। इसलिए ये सब लगातार एकदम चलते रहना चाहिए, एक सांस में जिसको बोलते हैं, until द कंक्रीट लेवल कम ओवर द वाटर टेबल। ठीक है, फिर एक और नोट पॉइंट करने वाला बात है कि इस मेथड में क्या होता है कि वेरी इफेक्टिव, ये मेथड इफेक्टिव है। ट्रिमी मेथड का बात कर रहे हैं देख लेना, ये समझ लेना कि ट्रिमिक्स मेथड अलग है और ट्रिमी जो बता रहे हैं वो अलग है। दिस मेथड कंक्रीट डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय वाटर एक्सेप्ट द टॉप लेयर। इसमें क्या हो रहा है ना हमारा कि ये टॉप लेयर जो है वही उसी को इफेक्ट कर पा रहा है वाटर, और बाकी अंदर का है तो वो तो ये उसको कुछ नहीं हो रहा है वाटर से। ठीक है, और बाकी जो अदर मेथड है ना वो सब थोड़ा सा बाहियात टाइप का है। देखो एक हम देखे थे ना, उसमें क्या था ना कि ये बुलडोजर टाइप का जो मुंह नहीं रहता है, उसमें कंक्रीट को भर दो पानी के अंदर, उसको चेन से लेकर के जाओ और उसका मुंह खोल दो तो नीचे में जमा हो जाएगा। तो वैसा करने पे क्या होगा ना कि हमारा हर एक लेयर पे पानी का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ, ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ट्रीमी वाला। फिर इसका डिजाइन कंपोनेंट और ट्रिक्स के बारे में सर थोड़ा सा लिखवाएं, उसको बता देते हैं। इसमें क्या है ना कि बताई थी वो सलोनी कि कॉम्पैक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इस तरह के अंडर वाटर कंक्रीटिंग में, क्योंकि कंक्रीट जो है वो ये कॉन्टेक्टेड बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ वाटर, इससे भी कॉम्पैक्ट हो जाता है। कॉन्टेक्टेड लिख दिए यहाँ पे तो कॉम्पैक्ट होना चाहिए था। कॉम्पैक्टेड मतलब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण हो जाता है। फिर है कि पंपिंग वम्पिंग नहीं करना चाहिए, यानी ऐसा नहीं है कि ऊपर का पानी को खींच रहे हैं कंक्रीटिंग करने के दौरान। ऐसा करने से हो सकता है ना कि हमारा सीमेंट का कुछ पार्टिकल भी सक यानी कि ऊपर खींचा जाए कंक्रीट ये पानी के साथ साथ, इसलिए पानी के साथ छेड़खानी कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, अब जहां तक बात है इक्विपमेंट्स यूज फॉर ट्रिमी मेथड, वो कहीं पे मिला नहीं ना, सर लिखवा है ना बुक में मिल रहा है टॉपिक, मिला है आपको? ना ना ना, इसमें मेरा क्वेश्चन है ट्रिमी मेथड में। हाँ पूछिए, जरूर अगर जो पूछिए। दाएं बाएं अगर मान लीजिए कंक्रीट को और करना हुआ तब हाँ कैसे हाँ करेंगे? हाँ पूछिए। हाँ तो दाएं बाएं करना ना है तो दाएं बाएं पूरा दूसरा जगह पे प्लेस करना है, तो दाएं बाएं ऐसे तो जनरली नहीं करते हैं, नहीं तो हमारा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो दाएं बाएं नहीं करते, अगर करना है तो दूसरा जगह उसको ले जाकर के करेंगे, मतलब पहला निकाल जगह के नहीं करेंगे। तो ही प्रोसीजर करेंगे हाँ टैप हाँ हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर वाटर कंक्रीट तो पहले ही हम लोग डील कर चुके हैं। अब है कि प्रिकॉशन, प्रिकॉशन स्ट्रीमी मेथड में क्या क्या यूज करते हैं, जो कि एक्स्ट्रा लिखवाया, सिलेबस नहीं था, सर लिखवा दिए, अच्छा किए लिखवा के। बोलो अमन, रेडी मिक्स कंक्रीट के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा। सो गया क्या? प्रिकॉशन बोल भाई। या ये जो हो गया आसमान। ठीक है हाँ सो, बोल। हाँ बोलो यार, बहुत राहत में। कॉफर डैम और फॉर्म्स का यूज करेंगे कि जिससे कि जो वाटर का वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर मिनट से कम हो जाए। और फिर एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग लोअर एंड ऑफ ट्रेमी पाइप शुड बी kept well embedded in the bed concrete. If once concrete has started, the tremie should not be moved laterally. laterally नहीं करना है भाई, अगर दाएं बाएं करना है तो पहले ऊपर उसको लिफ्ट करेंगे वर्टिकली और फिर न्यू पोजीशन पे प्लेस करेंगे। अगला है pumping of water should not be allowed while concrete is being placed, not 24 hours thereafter. If simultaneously pumping is done, it may such the cement particle को यार क्या लिखा था? शक है यार। अरे ऐसा समझो ना कि पंपिंग से कर रहे हो तो तुम्हारा सीमेंट मतलब पूरा कंक्रीट भी तो सक होकर के ऊपर आ सकता है पंपिंग सिस्टम के कारण, पाइप में घुस जाएगा पंपिंग सिस्टम ये का अरेंजमेंट सीमेंट। अंडर वाटर कंक्रीट नीड नॉट बी कम्पैक्टेड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वही कम्पैक्ट कर देता है। फिर हाई वाटर रेशियो इज रिक्वायर्ड फॉर हाई कंसिस्टेंसी विच रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर मतलब
हाई वाटर रेशियो यूज करते हैं, कितना था 0.4 से 0.45 का लगता है, वही अगर हाई यूज वाटर करेंगे स्पीड हाँ जितना वाटर ज्यादा स्पीड रेशियो रहेगा उतना स्ट्रेंथ कम होगा। इसको हमको अगर सुपर प्लास्टिक साइजर का यूज करेंगे तो चांसेज है कि हम स्ट्रेंथ ही मेंटेन रख सकते हैं, और मिनिमम जो होता है ना वाटर सीमेंट रेशियो वो 0.3 ही रखना है। और फिर है when large quantities of concrete are required to be placed over an extensive area, it is advisable to use a number of premix। लार्ज करना है तो बार बार उठाने से अच्छा है एक ही बार नंबर ऑफ प्रेमिक प्लेस कर दो और उसके बाद पोर करते रहो। इतना ही है। हाँ ठीक ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीमी मतलब जगह जगह पे करते रहेंगे। ठीक है, अगर लार्ज क्वांटिटी में चाहिए तो हाँ सही है। तो आरएमसी के बारे में क्या ख्याल है? कल कल 1.5 घंटा हो गया यार। अच्छा हम बोल रहे हैं ना